हंटर्स एसोसिएशन से। यहाँ पर एक आदमी चीफ को रिपोर्ट देता है और ये रिपोर्ट उसी डंजन की होती है जहाँ पर संग जिनवू और बाकी के सी रैंक हंटर्स थे। उस रिपोर्ट के जरिए चीफ को ये बात पता चल जाती है कि सारे के सारे सी रैंक हंटर मारे जा चुके हैं और खाली उस डंजन से बस 2 हंटर्स बच के निकले हैं, जिनमें से एक ई रैंक का है और एक डी रैंक का। उस रिपोर्ट को देखते हुए चीफ को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों हंटर्स बच के भागे हैं, लेकिन वो आदमी चीफ को ये बताता है कि उन दोनों हंटर्स ने डंजन बॉस को मारा है, जिसके बाद ही वो वहाँ से बाहर निकले। अब यहाँ पर चीफ को ये बात थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही थी, इसीलिए चीफ उस आदमी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। चीफ कहता है कि पता लगाओ वहाँ पर आखिर हुआ क्या था। वो आदमी चीफ को ये बात भी बताता है कि बचने वाले हंटर्स में से एक हंटर था संग जिनवू। अब जैसे ही चीफ संग जिनवू का नाम सुनता है, चीफ को वो सारी बातें याद आने लगती है कि जो उसके साथ हॉस्पिटल में की गई थी। इसके बाद वो आदमी ये बताता है कि मरने वाले में से एक आदमी का नाम था डोंगसुक। ये सुनकर चीफ सोचता है डोंगसुक तो डोंगसू का भाई है, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला सीन जिनवू के घर का होता है। सन जिनवू रेड से आते समय घर पर कुछ सामान भी लेके आया है। जिनवू अपनी बहन को सामान पकड़ाते हुए कहता है, मैंने मॉम की दवाइयों के लिए पैसे जमा करे हैं। यहाँ पर खाना खाते हुए जिनवू की बहन उससे पूछती है, तुम्हें पिछली रेड में अच्छे पैसे मिले, लेकिन इस बार तुम्हें एक भी इंजरी नहीं मिली, हो सकता है तुम्हारे साथ वाले हंटर्स ज्यादा पावरफुल होंगे। जिनवू इस पर कुछ अच्छा रिप्लाई नहीं देता और सबको बताए क्यों। जिनवू यहाँ पर साथ ही साथ ये बात भी सोचता है कि कैसे उसने बिना डरे सारे के सारे हंटर्स को मार दिया, और अगर वो अभी पुराना वाला जिनवू होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता और शायद वो मर भी जाता। जिनवू यहाँ पर बियर पी रहा होता है कि तभी उसको एक नोटिफिकेशन आती है। यहाँ पर उसका सिस्टम ये बता रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी में एक हार्मफुल चीज डिटेक्ट हुई है, लेकिन तभी उसका सिस्टम उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी कर देता है। इसके बाद खा पीकर जिनवू अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर सोता है, उसकी बहन आके उसे जगा देती है। जिन्हा जिनवू से कहती है, कोई जिन्हो नाम का लड़का तुमसे मिलने आया है। इसी के साथ जिन्हा जिनवू के रूम में बहुत सारी बियर कैंस को देखती है, जिस पर जिन्हा उससे ये भी कहती है कि इतनी बियर्स मत पियो, ये पॉइजन हो सकता है। जिन्हो जिन्हा से कहता है, तुम टेंशन मत लो। अगला सीन होता है कैफे का, जहाँ पर जिन्हो जिनवू से बातें कर रहा है। जिन्हो जिनवू से कहता है, मैं यहाँ पर अटैक टीम बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन जिन्हो अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले जिनवू कह देता है नहीं। यहाँ से जाते हुए जिनवू उससे कहता है, मैं अमीर लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर जिन्हो उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर जिनवू कहता है, अच्छा ठीक है बताओ क्या करना है। जिन्हो यहाँ पर गिल्ड मास्टर बनने की सोच रहा है, लेकिन उसकी पहली कंडीशन ये है कि हंटर को 20 मिशन पे जाना अनिवार्य है, और जो पिछला मिशन था वो जिन्हो का पहला ही मिशन था। जिन्हो ये भी कहता है कि उसने रिटर्न एग्जाम के लिए भी अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है, लेकिन उसकी कॉम्बैट स्किल्स अच्छी नहीं है। जिन्हो की बातें सुनने के बाद जिन्हो उससे कहता है, तुम तो यूजिन कंस्ट्रक्शन के अगले मालिक बनने वाले हो ना। इसका रिप्लाई देते हुए जिन्हो कहता है, एक्चुअली में उसके फादर को एक गिल्ड बनाना है। जिन्हो भी मनी मन सोचता है, जो डंजन्स होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर देते हैं, डंजन की लगभग हर एक चीज को बेचा जा सकता है। जिन्हों अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसके पापा को एक्चुअली में एस रैंक हंटर्स चाहिए और उसका भाई उस गिल्ड में वाइस गिल्ड मास्टर बनेगा। जिन्हों कहता है, क्या एस रैंक हंटर चाहिए, लेकिन पूरे नेशन में खाली 7 एस रैंक हंटर्स हैं। जिन्हों बताता है कि मिन युंग गू नाम का एक एस रैंक हंटर था, जिसने कभी भी कोई भी गिल्ड ज्वाइन नहीं करा और अब वो रिटायर भी हो चुका है। जिन्हों उसे एडवाइस देते हुए कहता है, अगर तुम किसी और गिल्ड से एस रैंक हंटर लाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल ही मत करना ऐसा, हो सकता है कि इससे तुम्हें बाद में दिक्कत हो। जिन्हों कहता है कि उसकी भाई की अभी तक हंटर अवेकनिंग नहीं हुई है, इसीलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता। इसके बाद जिन्हों जिनवू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ रेड पर चलो, क्योंकि मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को देखा है और तुम बहुत कमाल का लड़ते हो। ये कहते हुए जिन्हों जिनवू को एक फाइल देता है। जिन्हों जिनवू को ये बताता है कि जिस बिल्डिंग में अभी हम बैठे हैं ये जल्द ही गिल्ड ऑफिस बन जाएगा। वैसे इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन 30 बिलियन है, एंड इसी के साथ जिन्हों जिनवू को 30 बिलियन ऑफर भी कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर जिनवू जिन्हो के साथ 19 मिशंस पे जाता है, तब जिन्हो उसको 30 बिलियन देगा। अब येन या वॉन ये कंफर्म नहीं है, बट अगर मांगा के हिसाब से बताओ तो ये 30 बिलियन वॉन है, और अगर मैं तुम्हें इंडियन करेंसी में बताऊं तो ये हो गया बहुत सारा पैसा। जिन्हो मनी मन ये सोच रहा होता है कि अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो मैं एक दिन एस रैंक हंटर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, और अगर मैं उतना ज्यादा पावरफुल बन गया तो 30 बिलियन वॉन क्या ही चीज है। इसलिए जिन्हो ये भी सोचता है कि लोगों के साथ टीम अप करना बहुत रिस्की हो सकता है, जिसके बाद वो जिन्हो को उसके ऑफर के लिए मना कर देता है। जिन्हो वहां से जाने लगता है कि तभी जिन्हो कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ये सीक्रेट हमेशा के लिए रखूंगा अपने पास। अगला सीन होता है डोंगसू का। डोंगसू किसी से बात करते हुए कहता है, मुझे उन दोनों बचे हुए हंटर्स की पूरी रिपोर्ट चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि डोंगसू अपनी असिस्टेंट से बात कर रहा है, जिसका नाम है लॉरा। लॉरा फटाफट से डोंगसू को रिपोर्ट लाके दे भी देती है। डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए डोंगसू लॉरा से कहता है, क्या होगा कि अगर मैंने किसी दूसरी कंट्री के इंसान को मार दिया तो। लॉरा उसे बताती है कि अगर उस कंट्री में हंटर क्राइम से रिलेटेड कोई भी लॉ होगा तब आपको उस कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी, और अगर ऐसा कोई भी लॉ नहीं हुआ तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन अगर हमारी कंट्री और उनकी कंट्री एक दूसरे से बात करे तब कुछ हो सकता है। ये सुनने के बाद डोंगसू लॉरा से कहता है,
मेरा शेड्यूल अभी चेंज करो। अब इसका मतलब यहाँ पर ये होता है बडीज की डोंग सू संग जिनवू और जिनहो के पीछे पड़ चुका है। अगला सीन होता है सुबह का, जहाँ पर संग जिनवू अपनी छोटी बहन के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है। जॉगिंग करते हुए संग जिनवू अपनी बहन से पूछता है, अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन वॉन होते तो तुम क्या करती? जिना कहती है कि वो अपने मॉम के हॉस्पिटल्स के बिल और कॉलेज एंड ट्यूशन फी को पे करती और बचे हुए पैसों को वो कुछ नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे हैं और उसको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। जिनवू अपने सिस्टम को चेक करते हुए ये देखता है कि वो 10 किलोमीटर की जगह 11 किलोमीटर भाग चुका है। इसी के साथ उसने 100 की जगह 102 पुशअप मार रखे हैं। इसीलिए अब वो अपनी लिमिट्स को बढ़ाने की सोचता है। इसलिए अब वो थोड़ी सी और रनिंग करता है, जहाँ पर वो चेक करता है कि वो 20 किलोमीटर दौड़ चुका है एंड इसी के साथ उसने 200 सिटअप्स मार रखे हैं। इसके बाद उसका सिस्टम उसको एक रिवॉर्ड देता है एंड इस रिवॉर्ड में उसको एक की मिलती है। जिनवू का सिस्टम उसे बताता है कि ये चाबी है डीमन कैसल की और ये डंजन उसको मिलने वाला है डाइसुंग टावर सोंगपा में। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डंजन एक एस रैंक डंजन है। सिस्टम जिनवू को ये बताता है कि उस कैसल के अंदर जिनवू को एलिक्सियर ऑफ लाइफ मिल सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जिनवू ये सोचता है कि अगर उसको एलिक्सियर ऑफ लाइफ मिल गया तो सबसे पहले वो अपनी मॉम को ठीक करेगा। अगला सीन होता है रात का, जहाँ पर संग जिनवू फाइनली उस गेट को चाबी से खोल देता है। अंदर जाते हुए जिनवू ये भी सोच रहा है कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो फटाफट से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का यूज कर लेगा। डंजन के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही उसके सामने एक अजीब सा बीस्ट आ जाता है। उस बीस्ट को देखकर जिनवू अपनी एबिलिटी स्टैश का यूज करता है। जिनवू अपने डैगर से बहुत ज्यादा फास्ट अटैक भी करता है उसके ऊपर, लेकिन उस बीस्ट को जिनवू के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जिनवू अपनी दूसरी एबिलिटी मर्डरस इंटेंट का यूज करता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उस बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जिनवू की ऐसी तैसी कर रहा होता है। यहाँ तक कि वो बीस्ट जिनवू का एक हाथ भी खा जाता है, जिसके बाद जिनवू की एचपी बहुत तेजी से कम होने लगती है। जिनवू अब यहाँ से भागने की सोच रहा है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर की एबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर जिनवू को गिरा गिरा के मारता है। अब जिनवू भी यहाँ पर अपनी फुल रिकवरी का यूज करता है, जिससे कि उसका हाथ वापस रिकवर हो जाता है। जिनवू उस बीस्ट के अंदर अपना डैगर घुसा देता है, लेकिन उस बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर वो बीस्ट फिर से जिनवू को नीचे गिरा गिरा के मारता है, जिससे कि जिनवू की एचपी बहुत तेजी से कम होने लगती है। इनफैक्ट अब यहाँ पर सिस्टम भी जिनवू को वार्निंग देता है कि तुम्हारी एचपी बहुत कम हो रही है। अब यहाँ पर जिनवू अपना इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करने की सोचता है, लेकिन वो बीस्ट जिनवू के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिससे कि उसका स्टोन उसके हाथ से छूट के गिर जाता है, जिसे देखकर जिनवू वहाँ से बहुत तेजी से भागता है और कहीं जाकर छुप जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो यहाँ पर क्या करे, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसके सिस्टम में एक शॉप भी है और उस शॉप से वो 3 हीलिंग पोशन खरीद लेता है। उन तीनों पोशंस को पीने के बाद उसकी एचपी 300 पॉइंट्स बढ़ जाती है। खाली 300 पॉइंट एचपी को बढ़ा हुआ देखकर जिनवू सोचता है ये तो बहुत कम है। अब वो यहाँ पर थोड़ा दिमाग चलाता है और वो पॉइजन पी लेता है। जैसा कि हमें शुरू में दिखाया गया था कि पॉइजन को पीने के बाद या फिर कहे अल्कोहल पीने के बाद उसकी बॉडी ने उसको डिटॉक्सिफाई किया था, जिससे कि उसकी एचपी भी बढ़ गई थी। इसके बाद जिनवू फिर से उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है एंड अब इस समय पर उस मॉन्स्टर की स्किल डीएक्टिवेट हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिनवू ने जो भी पहले अटैक किए थे उन सब का असर अब उस मॉन्स्टर के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब ये चीज देखने के बाद जिनवू उस मॉन्स्टर के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको बहुत ज्यादा मारता है। इनफैक्ट वो जिनवू के पेट में अपना दांत भी घुसेड़ देता है, लेकिन जिनवू यहाँ पर हार नहीं मानता और वो अपने डैगर से उसके मुंह के ऊपर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर जिनवू उस मॉन्स्टर के मुंह पे इतने सारे अटैक करता है कि वो मॉन्स्टर फाइनली मर जाता है। अब यहाँ पर जिनवू का सिस्टम उसको एक पेपर देता है। सिस्टम उसे ये बताता है कि एलिक्सियर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए उसको 3 आइटम्स की जरूरत है, लेकिन जिनवू साथ ही साथ ये सोच रहा है कि अगर वो कैसल के अंदर गया तो वो पक्का मारा जाएगा, इसलिए वो सोचता है कि वो बाद में कभी कैसल के अंदर जाएगा। सो बडीज, ये एपिसोड थोड़ा सा तबाहीदार लगा मुझे भी। सो तुम कमेंट में ये बताओ कि तुम्हें इस पूरे एपिसोड में सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा। इसी के साथ जिनवू से जो कि हॉस्पिटल आया हुआ है अपनी मॉम को देखने के लिए, जहाँ पर वो एलिक्सियर ऑफ लाइफ को बनाने के बारे में सोच रहा है, जिसे बनाने के लिए उसको 3 आइटम्स चाहिए, लेकिन फिलहाल उसके पास एक भी आइटम नहीं है। यहाँ पर अगर जिनवू को उन आइटम्स को कलेक्ट करना है तो उसको उसी डंजन में जाना पड़ेगा जहाँ से वो पिट पिटा के आया था। इसीलिए अब अगर वो उस डंजन में जाके नहीं पिटना चाहता तो उसको यहाँ पर लेवल अप करना पड़ेगा। अगले सीन में जिनवू जिनहो के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर जो जिनहो ने जिनवू को ऑफर दिया था, जिनवू उस ऑफर के लिए मान चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिनवू यहाँ पर इस लड़के के साथ 19 सी रैंक मिशन पे जाएगा। ये बात सुनने के बाद जिनहो यहाँ पे खुश तो हो जाता है, लेकिन जिनवू उससे कहता है मेरी एक कंडीशन है। जिनवू उससे कहता है कि तुम और मैं, हम दोनों ही बस मिशन पे जाएंगे और हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद जिनहो कहता है ये क्या बात हुई,
सी रैंक के मिशन पे बस हम दोनों जाएंगे। इसके आगे जिन्हो ये भी बताता है कि एक सी रैंक के मिशन पे जाने के लिए कम से कम 8 लोग तो चाहिए होते हैं। ये सुनने के बाद जिन्हो उससे कहता है अगर ऐसा है तो तुम इस कमी को पूरा करने के लिए लोगों को ढूंढो, जैसे कि डोंग सुक ने ढूंढे थे। जिन्हो कहता है कि ये चीज बहुत डेंजरस हो सकती है। जिन्हो उससे कहता है ये तो अब डिपेंड करता है कि तुम चीजों को कैसे देखते हो। तुम खुद ही सोचो, अगर हम लगातार 19 मिशन को बिना इंजरी के कंप्लीट कर लेते हैं तो तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे। जिन्हो की बात सुनने के बाद यहाँ पर जिन्हो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और वो तैयार हो जाता है काम करने के लिए। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि टीम मेंबर्स और गेट का ध्यान मैं रख लूंगा। अगला सीन चाहे इनका होता है जो कि रनिंग कर रही है और तुम यहाँ पे इसको पानी पीते हुए आराम से देख सकते हो। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद यहाँ पर चाहे इन कहती है तुम बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम छुपे हुए हो। तभी यहाँ पर एक आदमी बाहर निकलता है और वो उससे कहता है कि ये एक एस रैंक हंटर से यही उम्मीद थी मुझे। इसी के साथ वो चाहे इनको अपना बिजनेस कार्ड देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिन्हो पर, जो कि अपने फादर के साथ एक गाड़ी में बैठा हुआ है। यहाँ पर उसके फादर ये कहते हैं कि गेट्स के आने के बाद इस दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी। ये कहीं ना कहीं उन डंजन से लिंक्ड है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि डंजन से जो सामान मिलता है उसके बिना इस दुनिया को चला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उन रिसोर्सेस को खाली हंटर्स ही ला सकते हैं। अब यहाँ पर जिन्हो भी अपने पापा की बात बहुत आराम से बैठ के सुन रहा है, जैसे कि हम सभी करते हैं। जिन्हो के फादर उसको ये भी बताते हैं कि हंटर एसोसिएशन एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि सभी हंटर्स को ऑपरेट करती है। इसी के साथ साथ हंटर एसोसिएशन नए हंटर्स को क्लासिफाई करती है और उनकी रैंक्स को भी बताती है। इसी के साथ साथ वो अचानक से अपीयर होने वाले गेट्स और डंजन ब्रेक्स को भी संभालती हैं। लेकिन एट लास्ट है तो वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी ही ना। उसके फादर ये भी बताते हैं कि ज्यादातर रिसोर्सेज को गिल्ड्स संभालते हैं और गिल्ड एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो कि हंटर्स के अराउंड ही बनी रहती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स ये गिल्ड्स बनाते हैं। यहाँ पर उसके फादर कुछ गिल्ड्स का नाम भी लेते हैं, जैसे फील्ड गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। इसी के साथ हंटर्स गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड। ये पांचों गिल्ड पूरे कंट्री की मेजर गिल्ड्स हैं और इन लोगों ने ही पूरी मार्केट को संभाल रखा है। इसलिए यहाँ पर बिजनेसमैन होने के नाते जिन्हो के फादर तमाशा नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि ये सारे के सारे रिसोर्सेस वो खुद संभाले और इस नेशन की सहायता करे। इसीलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक गिल्ड बनाना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर जिन्हो कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जिन्हो यहाँ पर ये सोचता है कि अगर वो और उसका भाई मिलकर एस रैंक हंटर्स को ज्वाइन करवा ले और गिल्ड बना भी ले तो इसमें एक रिस्क है। अगला सीन होता है जिन्हो का, जो कि रनिंग कर रहा होता है और यहाँ पर उसके आज के सारे गोल्स पूरे हो जाते हैं। ये सब करने के बाद उसको एक रैंडम लूट बॉक्स मिलती है, जिसको वो खोलता है तो उसके अंदर से बिंगो कार्ड निकलता है। अगले सीन में चलते चलते यहाँ पर जिन्हो ये सोच रहा है कि वो जल्द से जल्द अपना लेवल अप कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पर उसके फोन में एक ईमेल आता है जो कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से होता है। उसमें लिखा होता है कि उसको एक डी रैंक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। जिन्हो उसको देखकर सबसे पहले तो ये सोचता है कि उसको ये मिशन करना ही नहीं है, लेकिन वो एट द एंड तैयार हो जाता है। अगला सीन एक अलग सी जगह का होता है जहाँ पर हमें मिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपने एक स्टूडेंट के साथ बैठे हैं और उनको भी यहाँ पर एक ईमेल आ रखा है। मिस्टर सॉन्ग का स्टूडेंट उससे पूछता है क्या आपने कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा? और ये बात सुनने के बाद मिस्टर सॉन्ग को कार्डन एंड टेम्पल की सारी बातें याद आ जाती हैं। लेकिन वो अपने स्टूडेंट को कहता है मेरा हाथ भी जा चुका है और मैं बूढ़ा भी बहुत हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगला सीन माशिमा का होता है जो कि अपनी बेटी के साथ है एंड इसको भी ईमेल आ रखा है हंटर एसोसिएशन की तरफ से। अब यहाँ पर माशिमा की वाइफ भी उससे सेम बात कहती है कि आपको हंटर गिरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मिशन में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और आप भी बहुत मुश्किल से ही वापस आ पाए। अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर माशिमा रिप्लाई देते हुए कहता है अगले साल से हमारी बेटी किंडरगार्टन जाने लगेगी और इनकी एक दूसरी बेटी भी है जो कि जूनियर हाई में पढ़ रही है, इसलिए इनको पैसों की बहुत जरूरत है। माशिमा कहता है कि हंटर एसोसिएशन वाले हम जैसे लो रैंक हंटर्स को कभी भी मुश्किल मिशंस के ऊपर नहीं भेजता, वो तो पिछली बार हमारी किस्मत खराब थी। ये बात सुनने के बाद माशिमा की वाइफ यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि मुझे ये बात नहीं। अगला सीन चाहे इनके गिल्ड का होता है, जहाँ पर उस गिल्ड के मास्टर से व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर बहस कर रहा होता है। यहाँ पर यून हु चॉय से कहता है तुम पागल हो गया, ये सारे फालतू के मीडिया इंटरव्यूज तुमने मेरे ऊपर क्यों थोप दिए। चॉय यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलैक्स होके कहता है अरे मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था, भाषणबाजी काफी अच्छी कर लेते हो तुम। बट यहाँ पर यून हु अभी भी गुस्सा है और गुस्से कहता है अपनी बकवास बंद करो, ये काम तुम्हारे हैं ना कि मेरे। इस पर चॉय कहता है ये तो चेयरमैन की रिक्वेस्ट थी कि हम एक हंटर के असली काम और रूप को
लोगों को दिखाए और मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए एक बेस्ट फिट रहूंगा। ये सुनकर यूनहो कहता है ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे काम क्या है। चॉय यहाँ पर उसको फाइल दिखाते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना गिल्ड बनाने की सोच रहा है। यूनहो फाइल को देखते हुए कहता है हाँ ये बात मुझे पता है, इन लोगों की जरूरत है और यूजिन ग्रुप वाले मेरे गिल्ड के हंटर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं। इस बात पर चॉय कहता है अगर तुम्हें ये बात पता थी तब तो मैं फालतू की टेंशन लिए जा रहा था। चॉय की बात को सुनने के बाद यहाँ पर यूनहो फाइल को पटकते हुए कहता है सच सच बताओ तुम्हें मुझसे काम क्या है। इसके बाद अगला सीन होता है जूही के घर का। यहाँ पर जूही अपने मॉम से बात कर रही है। जूही की मॉम उससे पूछती है क्या ये हंटर की जॉब तुम्हें अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करा रही? मैंने ये सुना है कि तुम एक बी रैंक हंटर हो। मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम घर वापस आ जाओ। अब अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनने के बाद जूही थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और वो अपने मॉम से कहती है कि मेरे लिए डिसीजन लेना बंद करो, मैं अपने जिंदगी के डिसीजन खुद ही ले सकती हूँ। इसके बाद उसकी मॉम उसको कुछ कहे लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जूही फोन कट कर देती है और वो यहाँ पर बैठ के यही सोचती है कि उसको एक और ट्राई करना चाहिए। इसके बाद वो एक दूसरे रूम में चली जाती है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके फोन पर वही ईमेल आ रखा है। अगला सीन चा हे का होता है। वो यहाँ पर चोय के ऑफिस में जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके ऑफिस में से यूनहो बाहर जा रहा है। चाय उसको ग्रीट करती है और आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही वो चोय के ऑफिस से पहुंचती है, चोय उससे कहता है क्या हुआ तुम्हें? चाहे यहाँ पर ये बताती है कि जब वो ट्रेनिंग कर रही थी तब यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक आदमी आकर उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था एंड इसी चीज की रिपोर्ट वो चोय को देने आई है। इसी के साथ वो ये भी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग एक गिल्ड बनाने की सोच रहे हैं और उस गिल्ड में वो लोग मुझे गिल्ड मास्टर बनाने की सोच रहे हैं। चोय कहता है तो तुम मुझे रिपोर्ट देने आई हो, तो क्या मैं इसका मतलब ये मानूं कि तुमने उस डील को मना कर दिया है? चाहे कहती है हाँ मैंने ऑन द स्पॉट ही मना कर दिया था। ये बात सुन के चोय यहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा धन्यवाद। चाहे बोलती है कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पर आते हुए मैंने यूनहो को देखा था। अगला सीन एक बार का होता है। यहाँ पर यूनहो हाथों में ड्रिंक लेके कुछ सोच रहा है। यहाँ पर वो चोय के बातों के बारे में सोच रहा है। चोय ने उससे कहा था तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो? चोय कहता है कि थर्ड रेड के मिशन के बाद उस आइलैंड पे जाना सबके लिए मना कर दिया गया था। अब खाली उस आइलैंड पर टाइम टू टाइम पेट्रोल्स हुआ करते हैं। पेट्रोल यानी वहाँ पर खाली पुलिस वाले जाया करते हैं, वो भी हालात का जायजा लेने। पब्लिक को यहाँ पर ये बताया गया है कि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। इसी के साथ चोय ये भी कहता है कि वो आइलैंड और उस आइलैंड का डर लोगों के मन से निकल गया है, लेकिन मैं कभी भी उस आइलैंड के बारे में नहीं भूल सकता और फ्यूचर में मैं दोबारा उस आइलैंड पे जाके उसको जीत लूंगा। इसीलिए यहाँ पर चोय ने मिस्टर यूनहो को एक टीम बनाने के लिए बुला रखा है जिससे कि इन लोगों की संख्या बढ़े और ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो पाए। अब यहाँ पर यूनहो ये बात समझ जाता है कि नए बंदों के लिए जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं वो इसी काम के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर यूनहो की तरफ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर उसके दिमाग में अभी भी चोय की बातें ही चल रही हैं। इसी के साथ वो ये भी सोचता है कि उस आइलैंड पे उसका भी कुछ छूटा हुआ है। बाय द वे बडीज, अगर तुम जेजू आइलैंड के बारे में भूल चुके हो तो ये वही आइलैंड है जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। अगला सीन होता है जिनवू के घर का, जहाँ पर वो कहीं बाहर जा रहा होता है। जिनवू की बहन उससे कहती है जब भी तुम गेट के पास जाते हो तब तुम पिट पिटा के आते हो, लेकिन अब तुम पिट विट के नहीं आते, तो क्या ये एक्सरसाइज का कमाल है जो तुम कर रहे हो? जिनवू कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, तुम ये बात कह सकती हो, लेकिन जो कुछ भी हो अब मैं आराम से पैसे कमा सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो बाहर चले जाता है। अगला सीन मिस्टर सॉन्ग का होता है, जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि जो उसकी अवेकनिंग हुई है वो फिजिकल टाइप की नहीं है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप से कोई भी बीस्ट नहीं मरता, लेकिन जो उसकी अवेकनिंग हुई है वो एक मैजिकल टाइप की हुई है। तभी यहाँ पर चलते हुए उसको जिनवू दिख जाता है। अब यहाँ पर जिनवू को ऐसा देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है तुम जिनवू ही हो ना? जिनवू कहता है हाँ मैं जिनवू हूँ। सॉन्ग कहता है वो इमेच्योर सा वीक सा लड़का कहाँ गया जिससे मैं पहली बार मिला था, बस कुछ ही महीनों में तुम इतना ज्यादा चेंज हो गए। सॉन्ग इसके बाद जिनवू के कटे हुए पैर के बारे में पूछता है। जिनवू कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल में उठा था तब वो अपने आप ही ठीक हो गया था, पता नहीं कैसे। सॉन्ग कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, किसी हाई लेवल के हीलर ने तुम्हें ठीक करा हो। इसके बाद सॉन्ग कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुमने इतनी जल्दी रिकवरी कर ली। इसके बाद जिनवू मिस्टर सॉन्ग के हाथ के बारे में पूछता है। सॉन्ग उसे बताता है कि यार टाइम रहते ना मैं इसको ठीक नहीं कर पाया। इसके बाद चलते हुए यहाँ पर जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? सॉन्ग बताता है कि उसको एक ईमेल आया था डी रैंक मिशन के लिए। चलते हुए ये लोग गेट के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर दिखाई देता है कि ये तो वही लोग हैं जो कि एपिसोड 1 में थे। जूही यहाँ पर जिनवू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम जिनवू ही हो ना, तुम बहुत बदल चुके हो। इसके बाद वो जिनवू से कुछ और ज्यादा बातें कर पाती, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से एक गाड़ी आती है
जिसके अंदर से 3 क्रिमिनल्स निकलते हैं। अब यहाँ पर वो क्रिमिनल्स जूही से कुछ बदतमीजी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसी गाड़ी में से जुजुत्सु काइसन का मेगुमी बाहर निकल के कहता है, तुम्हें यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं लाया गया है। यहाँ पर हंटर एसोसिएशन की एक मेंबर इन हंटर्स को बताती है कि ये तीनों क्रिमिनल्स तुम्हें ज्वाइन करने वाले हैं मिशन के लिए। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, ये क्या बात हुई, तुम हमारे साथ क्रिमिनल्स को भेज रही हो। ये लड़की उन्हें बताती है कि ये तीनों अपनी सजा कम करवाना चाहते हैं, इसलिए चिंता मत करो, ये तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और हाँ, ये जो मेगुमी जैसे दिखने वाला बंदा है, इसका नाम है कैंग, और ये भी इन क्रिमिनल्स के साथ जाएगा उन पे नजर रखने के लिए। कैंग एक बी रैंक का हंटर है, इसीलिए अगर कुछ भी होता है तो कैंग सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पर जिनको कहता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए वो जूही को घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जूही यहाँ पर मना कर देती है और वो जिन्हू से कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। यहाँ पर इन तीनों की हथकड़ियां खोल दी जाती है और कैंग उनसे कहता है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर डिसाइड होता है कि सॉन्ग इन लोगों का फिर से एक और बार कैप्टन बनने वाला है। झुककर वो जिन्हू से कहता है कि तुम्हारा थैंक्स, तुमने मुझे फिर से मौका दिया अपना कैप्टन बनने का। जिन्हू कहता है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद ये लोग चले जाते हैं डंजन में, और इस डंजन में क्या होगा, ये हंटिंग कर रही है। इन लोगों का शिकार होते हैं ये टटकुन से गॉब्लिन। वेल यहाँ पर जो ये 3 क्रिमिनल्स होते हैं वही इन लोगों को पेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग भी अपनी न्यू एबिलिटीज का यूज कर रहा होता है, जिसमें से एक है फायर एबिलिटी। माशिमा उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखकर कहता है, सॉन्ग अभी भी बहुत खतरनाक है। यहाँ पर जिन्हो भी उन गॉब्लिन्स को बहुत हल्के तरीके से पेल रहा होता है। ये देखकर सॉन्ग उससे कहता है, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो चिनवू, वैसे तुम्हें ये खंजर कहाँ से मिला? क्या तुम इसे सनी बाजार से लेके आए हो? चिनवू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ही भी जिनवू की फाइटिंग स्टाइल को देखकर कहती है, अरे जिनवू, तुम अभी तक पिटे नहीं? इतनी देर में तो गॉब्लिन्स तुम्हारी मार मार के भुस्से भर देते थे। जिनवू कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? जो ही भी उससे ये कहती है कि वो होप करती है कि जिनवू हर्ट ना हो। सॉन्ग जिनवू को देखकर मनी मन सोचता है, जितना मैंने सोचा था ये रोंडा उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके अपीयरेंस के साथ साथ इसका ऑरा भी चेंज हो चुका है और अब इसके अंदर आत्मविश्वास साफ साफ दिखाई देता है। पीछे मेरा कैंग कहता है, अगर तुम लोगों का हो गया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इनको 3 बहुत ज्यादा गहरी गुफाएं दिखती हैं। कैंग को यहाँ पर आइडिया आता है और वो सबसे कहता है, क्या हम 3 टीम बना के आगे बढ़ जाएं? वैसे इस चीज से मिशन तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। इस पर सॉन्ग बोलता है, चलो फिर जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। कैंग सॉन्ग से कहता है, अगर तुम्हें बॉस का रूम दिखे तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। जिनको के पास एक एबिलिटी है जो कि है परसेप्शन एबिलिटी, एंड इस चीज से उसको ये आइडिया लग जाता है कि बॉस रूम किस तरफ है। इसी के साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि ऐसे यूं ही गॉब्लिन्स को मार के वो ज्यादा पॉइंट्स नहीं कमा पाएगा। इसीलिए वो मिस्टर सॉन्ग को कहता है, हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग भी जिनवू की बात से एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ माशिमा भी इस बंदे से कहता है, हमें बीच वाला रास्ता चुनना चाहिए। इसके बाद ये सभी लोग 3 टीम्स में बंटकर अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जाते हुए कैंग जिनवू को देखकर स्माइल करता है। अगले सीन में माशिमा गॉब्लिन से लड़ रहा होता है और वो अपने टीममेट को कहता है, ऐसे फुद्दू से गॉब्लिन से तो मैं आराम से लड़ सकता हूँ। इस पर उसका टीममेट भी कहता है, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ कि पिछली बार की तरह हमारी फटे ना और ये मिशन आराम से हो जाए ताकि मैं बर्गर खा सकूँ घर जाके। उसकी बात सुनने के बाद माशिमा कहता है, अबे तू थोड़ा सा मादर वादा रह गया। वो इस मिशन के अंदर दुनिया की सबसे वीकेस्ट हंटर को लाए हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये वाला मिशन बहुत बेकार है, तो चिंता करने की कोशिश मत करो, सब कुछ आराम से निपट जाएगा। माशिमा का टीममेट कहता है, भाई पिछली बार भी हमने यही सोचा था, भूल गया क्या कैसे उन स्टैचू ने हमारी भूने तोड़ी थी। इस बात को सुनने के बाद माशिमा को भी थोड़ा सा रियलाइज होता है कि हाँ उसने गलत तो करा है। इसीलिए वो इस मिशन के खत्म होने के बाद जिन्हों से माफी मांगेगा। वो कहता है कि वे पिछली बार अपनी फैमिली के लिए भागा था, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं भूल सकता कि मैंने अपने साथियों को धोखा दिया था। अगर मुझे हंटर बने रहना है तो मुझे अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। इस पर माशिमा के टीममेट कहता है, क्या वो हमें माफ करेगा? माशिमा कहता है, नहीं, लेकिन तब भी ट्राई करने में क्या जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ये क्रिमिनल्स है वो गॉब्लिन्स को बहुत आराम से मारे जा रहे हैं। तभी कैंग उन तीनों से बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछता है। कैंग बोलता है, अगर इन गॉब्लिन्स की जगह असली ह्यूमंस होते तो क्या तुम उनको भी इतनी आसानी से मार देते? वो क्रिमिनल्स कैंग को कहते हैं, हमें ह्यूमंस और मैजिकल बीस्ट में ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता तो हाँ हम ह्यूमंस को भी इतनी ही आसानी से मार देते। उन क्रिमिनल्स की बातें सुनने के बाद कैंग को कुछ याद आता है। कैंग यहाँ पर एक आदमी से कुछ बात कर रहा होता है। कैंग बोलता है, तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या? वो आदमी कहता है, 3 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी के साथ बहुत गलत काम किया है। ये 3 लोग और कोई नहीं होते, ये तीनों वही क्रिमिनल्स होते हैं जिनको कैंग डंजन में लाया हुआ होता है। वेल उस लड़की का फादर ये बताता है कि जब उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तब उसकी बेटी ने खुद को ही खत्म कर लिया। ये बातें पता चलने के बाद उसकी बीवी भी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। वो आदमी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इन क्रिमिनल्स को क्या ही दिक्कत होगी,
कुछ सालों की सजा के बाद ये लोग छूट जाने वाले हैं। वैसे भी इन लोगों के पास इनके हंटर लाइसेंस है और ये हंटिंग पे जाके अपनी सजा और कम करवा लेंगे। तुम्हें ये चीज गलत भी लगती? क्या इस चीज से मेरी बेटी वापस आ जाएगी? ये सारी बातें कहने के बाद वो आदमी कैंग को 3 बिलियन ऑफर करता है और ये पैसा वो कैंग को उन 3 क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए देता है। वैसे ये आदमी ऐसी चीज इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि डंजन में मरने वाले आदमियों का कोई भी अता पता और रिकॉर्ड नहीं बनता। यानी हाँ, गुफा की बात गुफा में ही दब के रह जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है जहाँ पर कैंग बहुत ज्यादा गुस्सा है। कैंग उन तीनों क्रिमिनल से कहता है, डंजन से बाहर निकलने के बाद मैं एक रिपोर्ट सौंपूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि तुम्हारा एनकाउंटर बहुत सारे गॉब्लिन से हुआ। इस पॉइंट पे होता है सीन शिफ्ट, जो कि अपनी टीममेट के साथ उसी गुफा में आगे बढ़ रहा होता है और थोड़ी देर चलने के बाद ही वो कुछ चीज देखकर शॉक हो जाता है। वो देखता है कि कैंग पहले से ही 2 क्रिमिनल्स को निपटा चुका है और वो तीसरा क्रिमिनल कैंग से जान की भीख मांग रहा है। कैंग उस क्रिमिनल को बोलता है, तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा बेटा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि तुझे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टॉर्चर करना है। माशिमा यहाँ पर कैंग से कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? जिस पर कैंग कहता है, क्या ये सारे रास्ते जुड़े हुए थे? इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉस का रूम है वो लेफ्ट साइड में था। ये कहने के बाद कैंग अपना वेपन निकालता है और उस क्रिमिनल के गले को उससे काट देता है एंड उसके बाद वो बढ़ता है माशिमा और उस आदमी की तरफ। अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं जिनहू, सॉन्ग और जूही। जिनहू यहाँ पर मनी मन ये सोचता है कि कैंग तो वही आदमी है जो कि उसके सीनियर के साथ उससे हॉस्पिटल में मिलने आया था। तभी यहाँ पर इन तीनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनने के बाद वो तीनों उसी डायरेक्शन में भागते हैं जहाँ से आवाज आई होती है और जहाँ पर जाने के बाद वो तीनों देखते हैं कि वो तीनों क्रिमिनल्स पहले से ही मर रखे हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर माशिमा का टीममेट भी मारा जा चुका है। तभी जिनको की नजर माशिमा की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि माशिमा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। ये देखने के बाद जो ही माशिमा को हील करने में लग जाती है। सॉन्ग उस आदमी की इंजरीज को देखने के बाद कहता है, ये किसी मैजिकल बीस्ट का काम नहीं हो सकता, ये निशान तो किसी ब्लेड के हैं। दूसरी तरफ माशिमा जूही से कहता है, ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम मुझे बचा नहीं सकते। जिनको माशिमा से कहता है, तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हारी फैमिली है। यहाँ पर माशिमा जिनू से कहता है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था लेकिन ऐसी हालत में नहीं, झुक कर। इस बात के कहने के साथ ही यहाँ पर माशिमा का खेल खत्म हो जाता है। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर कैन जूही को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन जिनू टाइम रहते ही कैन का हाथ पकड़ देता है। कैन जिनू से कहता है, अरे यार तुम तो बड़े फुर्तीले निकले, मैं तो हीलर को खत्म करना चाहता था लेकिन तुमने मुझे ब्लॉक कर लिया। यहाँ पर सॉन्ग कैन से कहता है, क्या तुमने ये सब करा? कैन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ ये मैंने करा, क्या कर लोगे? सॉन्ग यहाँ पर कैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, और तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तो तुमने ऐसी हरकतें क्यों करी? कैंग की यहाँ पर पर्सनैलिटी पूरे तरीके से चेंज हो रखी है और वो यहाँ पर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, यार तुम लोगों के लिए ना मेरे पास एक स्टोरी थी, मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार देता और डंजन से बाहर जाके ये बोलता कि तुम लोगों को गॉब्लिन्स ने निपटा दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये स्टोरी थोड़ी सी चेंज कर दूं। मैं बाहर जाके सबसे ये कहूंगा कि इन क्रिमिनल्स ने भागने की कोशिश करी और भागते समय ही इन्होंने तुम्हारा गेम बजा दिया। इसके बाद इन क्रिमिनल्स ने मुझ पे अटैक किया जब मैं बॉस से फाइट कर रहा था, लेकिन बॉस के सामने में उन तीनों की स्ट्रेंथ बहुत कम थी, इसलिए बस मैं ही सरवाइव कर पाया। तो बताओ कैसी स्टोरी है मेरी? कैंग की बात को सुनने के बाद जिनू कहता है, तुम तो बहुत बड़े वाले हो। लेकिन सॉन्ग जिनू से कहता है, तुम शांत हो जाओ, तुम उसको नहीं हरा सकते, इसलिए ये काम मैं करता हूँ। ये कहने के बाद सॉन्ग माशिमा की तलवार को उठा लेता है और हमला करने की ये रेडी हो जाता है। लेकिन सॉन्ग यहाँ पर जूही से कहता है, क्या तुम मेरे ऊपर फिजिकल एनहेंसमेंट स्पेल कास्ट कर सकती हो? जूही सेम ऐसा ही करती है और सॉन्ग के ऊपर स्पेल कास्ट कर देती है। सॉन्ग यहाँ पर ये सोचता है कि असैसिन्स के पास डिफेंस बहुत कम होता है एंड यही चीज उनकी वीकनेस होती है। इसके बाद कैंग सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। कैंग सॉन्ग को बोलता है, तुम तो बस एक पिद्दे से मेज हो, तुम क्या ही कर लोगे मेरा, और तुमने तलवार आखिरकार उठाई क्यों? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग कैंग को बीच में से काट देता है, बट ये एक इल्यूजन होता है, इससे कैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बगल में खड़ा था। कैंग सॉन्ग से कहता है, यार तुम तो बड़े स्किल्ड हो। इसके बाद वो सॉन्ग के ऊपर लगातार अटैक्स करने लगता है और वो उससे ये भी कहता है कि यार तुम मैजिक की जगह स्वॉर्ड से अटैक कर सकते हो, लेकिन अगर मैजिक से करते तो ज्यादा बेटर रहता। और ये कहने के साथ ही वो सॉन्ग के ऊपर एक डेडली अटैक कर देता है। लेकिन टाइम रहते ही जूही सॉन्ग को हील कर देती है। कैन जूही को देखकर कहता है, ये हीलर मेरा बहुत दिमाग खराब कर रही है, सबसे पहले इसी को ही खत्म करता हूँ। ये कहने के बाद कैन जूही की तरफ बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है, लेकिन सॉन्ग बीच में आ जाते हैं और कैन के ऊपर दोबारा से अटैक करना चालू कर देते हैं। अटैक करते हुए सॉन्ग कहते हैं, तुम एक स्वॉर्ड्समैन को पीठ दिखा के भाग रहे थे। कैंग इस पे कहता है,
मुझे लगता है कि तुम एक आम भोले आदमी नहीं हो। सॉन्ग कैंग को बताता है कि मैं एक एस रैंक हंटर का मास्टर हूँ और तलवारबाजी में मैं तुमसे तो हार नहीं सकता। सॉन्ग की इस पावर को देखने के बाद कैंग कहता है, यार तुम्हारी पावर की कोई लिमिट तो जरूर होगी। ये कहते ही कैंग सॉन्ग के ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से बहुत ज्यादा स्पीड में स्लैशेस करता है और वो उससे कहता है, एक असैसिन के सामने एक मेज कुछ भी नहीं कर सकता। बट यहाँ पर मेज का मतलब एक मैजिशियन से है, तो कंफ्यूज मत होना दोनों में। कैंग अपने अटैक से सॉन्ग को बहुत ज्यादा इंजर कर देता है। ये देखकर जूही सॉन्ग को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी भी पावर यहाँ पे खत्म होने वाली होती है। कैंग भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन यहाँ पर कैंग सॉन्ग को कुछ कर पाए उससे पहले ही सॉन्ग अपनी फायर एबिलिटीज का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से चारों तरफ आग फैल जाती है। लेकिन इस चीज से कैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कैंग सॉन्ग को बोलता है, अच्छा तो तुम मुझ पे स्वॉर्ड से अटैक इसलिए कर रहे थे ताकि तुम अपना फाइनल ब्लो कर पाओ। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी ये चाल बुरी नहीं थी। अब यहाँ पर कैंग सॉन्ग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करे, लेकिन तभी यहाँ पर हमारे MC जिन्वो की एंट्री होती है इन दोनों के बीच में। कैंग उससे कहता है, आखिर तू है कौन? जिस पर जिन्वो अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं एक E रैंक हंटर हूँ। ये सुनकर कैंग यहाँ पर थोड़ा पागल की तरह हंसता है और वो उससे कहता है, अगर तुम एक E रैंक हंटर होते तो मेरे अटैक को 2 बार ब्लॉक नहीं कर पाते, तो मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। खैर इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी ट्रू पावर छुपा रहे हो। वैसे हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम में सेकंड अवेकनिंग हो चुकी है। ये सुनकर जूही और सॉन्ग दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि सेकंड अवेकनिंग एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है जो कि सब में नहीं हो पाती। कैंग को भी यहाँ पर याद आ जाता है, ये वही बंदा है जिससे हम हॉस्पिटल में मिलने गए थे, लेकिन अब ये दिखने में बहुत अलग लग रहा है। इसके बाद वो जिन्वो से कहता है, मुझे लगता है कि एज अ हंटर तुम में बहुत कम एक्सपीरियंस है। जिन्वो कैंग से पूछता है, तुमने इन लोगों को क्यों मारा? कैंग उसे बताता है, क्योंकि विक्टिम की फैमिली ने मेरे ऊपर भरोसा किया था। जिन्वो कहता है कि मेरा मतलब इनसे नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ माशिमा की। वो लोग चुपचाप यहाँ से चले जाते, लेकिन तब भी तुमने उन्हें चोट पहुंचाई। क्या ये भी तुमने विक्टिम की फैमिली के लिए करा? अपनी बकवास बंद करो। जिन्हों की बातें सुन के कैंग हंसता है। इसके बाद फिर से हमें अगला सीन एक फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। कैंग इस आदमी से कहता है, मैं ये काम बहुत आराम से कर लूंगा, लेकिन क्या तुम जानते हो मैंने ये हंटर एसोसिएशन ज्वाइन क्यों करी, जो मुझे इतनी कम सैलरी देता है? क्या यहाँ पर एक ईवी स्माइल के साथ बोलता है, मुझे मैजिक पीस से ज्यादा मजा असली इंसानों को मारने में आता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है, जहाँ पर कैंग जिन्वो के ऊपर बहुत फास्ट अटैक करता है। अटैक करते हुए वो कहता है, एक सेकंड अवेकनिंग के बाद एक E रैंक हंटर कितना ही स्ट्रांग हो गया होगा। कैंग यहाँ पर इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जिन्वो को भी यहाँ पर चिंता हो रही है, लेकिन जिन्वो भी ज्यादा कमजोर नहीं है, वो भी फाइट बैक कर रहा है। इन दोनों की इतनी ज्यादा फास्ट लड़ाई देखकर मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं, आगे जिन्वो के पास इतनी ज्यादा पावर कहां से आ गई? अब ये वो वाला जिन्वो नहीं रहा जिसे मैं जाना करता था। दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि ये दोनों फाइट के बीच में कह रहे होते हैं, हम दोनों की स्पीड लगभग एक जैसी है, लेकिन कैंग को यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिन्वो के पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, इसलिए जीतने के चांसेस कैंग के पास ज्यादा हैं। फाइट करते करते ये लोग अब आमने सामने खड़े होते हैं, जहां पर जिन्वो कैंग को बोलता है, अब अपनी बकवास बंद कर, क्योंकि जिन्वो के सिस्टम ने उससे एक नया मिशन दे दिया होता है, और ये मिशन होता है कैंग को मारने का। कैंग को समझ नहीं आता कि ये पागल वागल सिस्टम क्या कर रहा है। एनीवेज अब यहाँ पर जिन्वो अपनी डैश एबिलिटी का यूज करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा फास्ट अटैक करता है कैंग के ऊपर, जहां पर कैंग को स्ट्राइक लग भी जाती है और कैंग कहता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। वेल इस वाले स्ट्राइक में पॉइजन भी होता है, जो कि कैंग के चेहरे पे फैल जाता है। जिन्वो यहाँ पर कैंग के ऊपर फिर से स्ट्राइक करता है, लेकिन कैंग इस बार बच जाता है और कैंग उससे कहता है, अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। कैंग यहाँ पर अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो इनविजिबल होकर जिन्वो के ऊपर अटैक करने लगता है। जिन्वो को बहुत ज्यादा चोटें भी आती हैं, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर जूही भी चिल्लाती है, जिस पर कैंग कहता है, तुम चुप रहो, क्योंकि इसके मरने के बाद तुम्हारी बारी आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जिन्वो यहाँ पर फुल रिकवरी का यूज करके वापस से हील हो जाता है। कैंग भी ये चीज देखकर शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि इतनी जल्दी इसने रिकवरी कैसे कर ली, लेकिन कुछ भी कहो ये है बहुत खतरनाक। जिन्वो कैंग से कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अभी अभी एक और इमोशन खो दिया। कैंग यहाँ पर जिन्वो की बातों से समझ जाता है कि जिन्वो ने पहले भी इंसानों को खत्म किया है, सो ऐसे ही ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा ही है। चाहे सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जीतेगा वही जो स्ट्रांग होगा। कैंग जिन्वो के ऊपर अटैक करने लगता है। जिन्वो भी यहाँ पर बड़े आराम से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। कैंग को भी यहाँ पर समझ नहीं आता कि इनविजिबल होते हुए भी जिन्वो इसके अटैक से कैसे बच पा रहा है। इसके बाद जिन्वो अपनी मर्डरस इंटेंट एबिलिटी का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैंग को कुछ इल्यूजन्स दिखाई देने लगते हैं और उसको पता भी नहीं चलता कि उसके पेट में एक खंजर घुस चुका है। कैंग यहाँ पर पड़े पड़े जिन्वो से कहता है, तो तुमने मुझे मार ही दिया, लेकिन अब तो अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते। वैसे तुम्हारी शैडो डार्कनेस से कनेक्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर कैंग भी मर चुका है और जिन्वो का मिशन भी पूरा हो गया। इसके बाद जूही और सॉन्ग जिन्वो को शुक्रिया करते हैं। जिन्वो कहता है, कोई बात नहीं, अब यहाँ से चले जाओ, मुझे इस डंजन को बंद करना है। अगला सीन डंजन के बाहर का होता है, जहाँ पर कैंग का सीनियर इस लड़की से पूछता है,
सर्वाइवर्स की रिपोर्ट कहाँ है। चलते हुए यहाँ पर कैंग का सीनियर ये सोचता है कि उसे कैंग के ऊपर पहले से शक तो था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो मर्डर में इन्वॉल्व होगा। इसके बाद वो देखता है कि जिनवो, सॉन्ग और जूही ये तीनों ही इस डंजन से बाहर आ पाए हैं। सॉन्ग को देखते ही कैंग का सीनियर समझ जाता है कि ये वही ई रैंक हंटर है। ये बंदा जिनवो को अपना नाम बताता है, वो जिनचुल। चीफ वो बोलते हैं, मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ, तुम तीनों में से किसने कैंग को मारा। जिनवो यहाँ पर मनीवन सोचता है अब वो नहीं बचेगा, लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैं हूँ वो जिसने कैंग को खत्म किया। चीफ वो मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, तुम तो एक सी रैंक के हंटर हो, तो तुमने उसे कैसे मार दिया। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, जूही की हेल्प से। ये सुनकर चीफ वो कहते हैं, अच्छा तो तुमने हीलर की मदद ली उसे मारने में। चीफ वो को यहाँ पर लेकिन अभी भी मनीवन शक होता है और वो कहता है, चलो ठीक है कोई नहीं। जिन वो चीफ वो को देखकर कहता है, ये बंदा एक ए रैंक हंटर है, मैं इसको नहीं हरा सकता। इसके बाद अगला सीन 3 घंटे बाद का होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिस बंदे ने कैंग को पैसे दिए थे उस बंदे ने अपोलोजाइज कर लिया है एंड ये पूरा का पूरा केस एक सेल्फ डिफेंस के अंदर डाल दिया गया है और बात लग चुकी है। इसके बाद अगला सीन रात का होता है जहाँ पर जूही जिनवो को वो सेम चीज दिखाती है जो जिनवो ने उसे डंजन में दी थी। जूही उसे कहती है, क्या तुम्हें ये उनके बारे में बात कर रही थी जो कि जिनवू ने उसे डबल डंजन में दिया था। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जूही और जिनवू से ही। जूही जिनवू से कहती है, तुम बहुत बदल चुके हो जिनवू, लेकिन मैं अभी भी वैसी ही हूँ जैसा तुमने मुझे लास्ट टाइम देखा था। जिनवू बताता है कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ बहुत कुछ हुआ। वैसे भी सभी लोगों को अपने अपने एक्सपीरियंसेस से अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। जूही भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा जिनवू, मुझे देख लो, मैं एक हंटर हूँ लेकिन मैं फिर भी बहुत डरपोक हूँ। हालांकि मैंने इस चीज से बाहर निकलने का ट्राई करा, लेकिन मैं तब भी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाई। देखा जाए तो मुझे बी या ए रैंक के मिशन पे जाना चाहिए, लेकिन तब भी मैं डी या ई रैंक के मिशन चुनती हूँ और इसीलिए मैं तुमसे भी मिल पाई। अगर देखे तो मैं तुमको हमेशा हील करते आई हूँ। जब भी हम मिशन में जाते थे तब मैं तुम्हें हील करा करती थी, लेकिन तब भी तुम बच जाते थे और वो सारी चीजें मैं भूल नहीं सकती कभी भी। तुम्हें याद है हमने एक साथ डिनर करने का भी प्लान करा था। इसके बाद वो जिनवू को वही मैजिक जैम दे रही होती है और उस जैम को देते हुए वो जिनवू से कहती है, अब मैंने रिटायर होने का प्लान किया है। मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे रिटायर होना है और अब मैं वापस अपने होम टाउन जा रही हूँ। वैसे अगर तुम वहाँ कभी आओ तो मुझे जरूर बताना, हम दोनों साथ में घूमेंगे। इस पर जिनवू भी कहता है, चलो अगर ऐसी बात है तो हम एक साथ डिनर करेंगे। जिनवू यहाँ पर जूही से उस मैजिक जैम को ले लेता है और यहाँ से जूही चली जाती है। इसके बाद अगला सीन थोड़ी देर पहले का होता है जहाँ पर चीफ वो जिनवू से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम एक बी क्लास हंटर कैंग को मार सकते हो। मैं इस बात पर भी शक नहीं करना चाहता कि तुम्हारी रीअवेकनिंग हुई है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह देता हूँ, अगर तुम्हें लंबा जीना है तो तुम्हें आगे से केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि डोंगसू वाले मिशन में बस तुम और एक डी रैंक हंटर ही जिंदा बच पाया था। ये हो सकता है कि डोंगसू का भाई डोंगसू तुम लोगों को अभी ढूंढ रहा हो। ये सुनकर जिनवू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, क्या मतलब कि एस रैंक हंटर डोंगसू मुझे ढूंढ रहा है? चीफ वो कहता है, हाँ, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि डंजन में क्या हुआ, मैटर ये करता है कि तुम आखिर बच के कैसे बाहर आ गए। वैसे भी डोंगसू एक एस रैंक हंटर है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लॉ उसे नहीं रोक सकता। वो एक ऐसा राक्षस है जिससे राक्षस भी डरते हैं और हो सकता है कि वही तुम्हारे पीछे आ रहा हो। मैं यहाँ पे तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, ये अच्छा रहेगा कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। एक काम करो, इस कंट्री को ही छोड़ दो। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और जिनवू अपने आप को कहता है, अब मेरे पास स्ट्रांग बनने का एक और रीजन है। इसके बाद अगले सीन में जिन्होंने जिनवू को एक गैदरिंग में बुला रखा है। जिन्हो बताता है, ये सारे लोग हमारे टीम के मेंबर्स हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे हंटर्स को बुला रखा है जो कि किसी न किसी रीजन की वजह से काम नहीं करते, खासकर उन लोगों को मैंने ऊपर रखा है जो कि गरीब हैं। जिन्हो उन सबको देखकर कहता है, क्या तुमने सच में इन जैसे लोगों को हायर कर रहा है? लेकिन जिन्हो यहाँ पर अपने फैसले में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो जिनवू से कहता है, हमें वैसे भी 8 लोगों की जरूरत पड़ने वाली है एक सी रैंक मिशन के अंदर। तभी जिनवू उससे कहता है, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? जिन्वू को बताता है, मिशंस के अंदर माइनर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ये लड़की आ जाती है और वो जिनवू से कहती है, तुम तो बहुत रूड हो रहे हो, मैं एक रियल हंटर हूँ। जिनवू उसे कहता है, तुम तो एक हाई स्कूलर हो, तुम अपने मिशन पे कब गई थी ये जरा बताना मुझे। वो लड़की उसे बताती है कि वो अभी तक एक भी मिशन में नहीं गई है। तभी जिनवू उससे कहता है, तो तुम एक ई रैंक हंटर हो ना? वो लड़की कहती है, हाँ हूँ। तो जिनवू कहता है, कुछ नहीं, तुम बस बाहर इंतजार करोगी, क्योंकि डंजन में सिर्फ मैं और जिन्हो ही जाएंगे। तभी यहाँ पर एक लड़का जिन्हो से कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो ना? हमें बस बाहर वेट करना है और बस वेट करने के हमें 3 मिलियन मिलेंगे। जिन्हो कहता है, हाँ बिल्कुल, वो भी एक रेड के 3 मिलियन मिलेंगे। जिन्हो कहता है, कितनी कमाल की बात है ना, बस वेट करने के 3 मिलियन। ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी जिन्हो कहता है, यार सुनो, ये सारी की सारी बातें तुम्हें सीक्रेट रखनी है, क्योंकि अगर किसी को भी ये बात पता चली तो तुम्हारे ऊपर 10 गुना ज्यादा चार्ज लगेगा, क्योंकि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू के हाथ में
स्टेल्थ रून स्टोन है जो कि उसको कैंग को मार के मिला था। जिनवू यहाँ पर अब उस वाले स्टोन का यूज कर लेता है जिससे कि उसकी स्टेल्थ एबिलिटी अनलॉक हो जाती है। बट यहाँ पर स्टेल्थ का मतलब होता है किसी के ऊपर भी छुप के अटैक करना। तभी यहाँ पर जिन्हो एक लल्लू सा आर्मर पहन के जिनवू के पास खड़ा हो जाता है। जिनवू कहता है तुमने ये क्या पहन रखा है? जिन्हो कहता है ये मेरा इनहेंस्ड आर्मर सेट है जो कि इटालियन कारीगरों ने बनाया है। वैसे भी हम 2 लोग जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि यार फुल प्रोटेक्शन हो जाए। ये सारी बातें सुनकर जिनवू उसके पास जाता है और उसको बस एक उंगली से गिरा देता है। इसके बाद वो जिन्हो से कहता है अगर तुम मेरी एडवाइस मानो तो इसको अभी के अभी उतार के रख दो। जिन्हो भी जिनवू की बात मान जाता है। इसके बाद वो दोनों डंजन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिन्हो ने अभी भी उस हेलमेट को नहीं उतारा है। जिन्हो कहता है चलो ठीक है यार, अब जल्दी अंदर चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ इन दोनों को देखकर एक पियक्कड़ कहता है एक ई रैंक का हंटर और एक डी रैंक का हंटर, ये दोनों अपने आप को समझते क्या हैं? इन्हें क्या लगता है कि ये दोनों एक सी रैंक के डंजन में सरवाइव कर जाएंगे? खैर मुझे क्या, भाड़ में जाए। इसके बाद अगला सीन जिन्हा की क्लास का होता है। यहाँ पर जिन्हा ये बात नोटिस करती है कि आज उसकी दोस्त सॉन्गी ने क्लास ही अटेंड नहीं करी। वह जिन्हा की दोस्त वही है जो कि हमें थोड़ी देर पहले दिखाई गई थी। इसके बाद अगला सीन इन लोगों का होता है। यहाँ पर ये सभी बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों को गए हुए अभी 1 घंटा बीत चुका है। वैसे भी रेगुलर टीम्स को बस 2 घंटे लगते हैं ऐसे वाले मिशन में। तभी वो देखते हैं कि डंजन में से जिन्हो भागते हुए बाहर आ रहा होता है। उसको देखकर ये सभी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये बच के बाहर कैसे आ गया। जिन्हो के बाद बाहर आता है जिनवू, जिसके बाद वो गेट क्लोज होने लगता है। इसका मतलब ये है कि जिन्हो ने डंजन बॉस को हरा दिया है। इसके बाद जिनवू जिन्हो से कहता है तो अब बताओ अगला डंजन कहाँ पर है? जिन्हो कहता है बस यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है दूसरे डंजन के लिए। इसके बाद जिन्हो सबसे कहता है चलो चलो अपना सामान उठाओ, हमें आज 3 रेड्स पे जाना है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें बैठे बिठाए 9 मिलियन मिलेंगे। अब यहाँ पर ये चीज देखने के बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा शौक है। वो सोचते हैं कि जिनवू ने अकेले कैसे कर दिया ये सब कुछ। इसके बाद अगले सीन में जिनवू एक गॉब्लिन डंजन में होता है जहाँ पर वो इन सभी के सभी पित्ती गॉब्लिन्स को एक झटके में उड़ा देता है। जिन्हो यहाँ पर उन गॉब्लिन्स को ऐसे हरा रहा है जैसे कि उसके लिए ये कुछ हो ही ना। इसके बाद यहाँ पर जिन्हो बिना कोई खास एफर्ट्स लगाए गॉब्लिन बॉस को भी मार देता है। इसी के साथ यहाँ पर जिन्हो का लेवल अप भी हो जाता है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर जिन्हो अपने घर से काम के लिए निकलता है, जिसे देखकर जिन्हा शॉक हो जाती है। वो जिन्हो से कहती है तुम आज भी काम पे जा रहे हो? जिन्हो कहता है हाँ, और याद से गेट बंद कर लेना। इसके बाद अगले सीन में ये दोनों एक डंजन में होते हैं जहाँ पर जिन्हो भाग रहा होता है और जो बॉस जिन्हो के पीछे भाग रहा होता है जिन्हो उस बॉस को मार के अपना लेवल अप कर लेता है। इसके बाद ये दोनों एक के बाद एक डंजन में जाते रहते हैं जिससे जिन्हो का लेवल अप भी होता रहता है। इसी बीच एक डंजन के अंदर जिन्हो अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का भी यूज करता है, जिसे देखकर जिन्हो शॉक हो जाता है और वो सोचता है जिन्हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है तब से लेकर अभी तक। यहाँ पर जिन्हो खुद से कहता है स्टेल्थ एबिलिटी जैसे मुझे मिली मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये एबिलिटी है बड़ी कमाल की। इसके बाद जैसे ही जिन्हो सभी बीस्ट को मार देता है, जिन्हो से कहता है मैंने यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल थे सारे सारे जमा कर लिए हैं, इसीलिए अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। जिन्हो कहता है ठीक है। जिन्हो अब यहाँ पर अपने सिस्टम को चेक करता है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि जिन्हो ने बहुत सारी एबिलिटीज को अनलॉक कर लिया है, लेकिन यहाँ पर उसके पास ये एबिलिटीज बस लिमिटेड टाइम के लिए ही रहती हैं, क्योंकि उसके पास अभी इनफ एमपी नहीं है। एमपी का मतलब माना पावर। जिन्हो यहाँ पर खुद से ये भी कहता है कि अब समय आ गया है कि उसको अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ानी होगी और यहाँ पर ये सारी चीजें करने के बाद वो सीधा डीमन कैसल में जाएगा, या फिर शायद नहीं, क्योंकि जो अभी उसकी स्ट्रेंथ है वो बी रैंक हंटर से ऊपर है और ए रैंक हंटर से नीचे। तभी यहाँ पर उसका सिस्टम उसे एक जॉब चेंज का क्वेस्ट देता है। अगला सीन व्हाइट टाइगर गिल्ड का होता है। यहाँ पर एक बंदा अपने चीफ को रिपोर्ट देते हुए कहता है ये एक बिडिंग डॉक्यूमेंट है, वो भी सी रैंक गेट्स के लिए, जहाँ पर उसे पता लगता है कि किसी ने 150 मिलियन दिए हैं सी रैंक गेट को जीतने के लिए। इसी के साथ वो आदमी बताता है एक ऐसी रेड टीम है जो कि दुगनी बिडिंग कर रही है, वो भी सी रैंक गेट्स के लिए। रिपोर्ट देखकर यहाँ पर चीफ बोलता है इन सारे रेड मिशन का कैप्टन है जिन्हो, कभी इसका नाम मैंने सुना नहीं आज तक। इस पर ये आदमी बताता है ये यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक का दूसरा बेटा है। इस पर चीफ बोलता है यूजिन कंस्ट्रक्शन, ऐसे तो ये लड़का अपनी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस करवा देगा। भले ही ये लड़का मजाक कर रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है अभी। इसके बाद ये चीफ जिन्हो का नाम देखता है और उसे पता लगता है कि जिन्हो एक ई रैंक हंटर है। जिन्हो का नाम सुनने के बाद उसे याद आता है कि ये लड़का तो डबल डंजन वाले हादसे में भी था। इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में जिन्हो और जिन्हो फिर से एक रेड से वापस आ रहे होते हैं। जिन्हो जैसी बाहर आता है वो नोटिस करता है कि उसको सॉन्गी घूर रही होती है। जिन्हो उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ? सॉन्गी यहाँ पर ब्लश करते हुए कहती है कुछ नहीं। इसके बाद अगले सीन में ये आदमी और इसका चीफ कहीं जा रहे होते हैं। चीफ यहाँ पर बताता है
जिनवू, ये लड़का एक सेकंड अवेकनर है क्योंकि जिनवू के साथ अभी रिसेंट में 3 बड़े हादसे हुए हैं। पहला डबल डंजन इंसिडेंट, दूसरा डोंगसुक इंसिडेंट और तीसरा कैंग इंसिडेंट। और इन तीनों ही इंसिडेंट्स में बाकी लोग मर गए और ये अकेला बच गया। और इसीलिए अगर ये एक सेकंड अवेकनर नहीं है तो इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे यहाँ पर ये दोनों कुछ नए लोगों को रिक्रूट करने जा रहे होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ये लोग डंजन गेट पे पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि जिनवू और जिनहो को छोड़ के बाकी लोग पिकनिक मना रहे हैं। तभी यहाँ पर सोंगी उससे आके कहती है, मिस्टर, यहाँ पर बाकी लोगों का आना मना है अभी। वो आदमी कहता है, अरे मैं तो ऐसे ही आ गया था, लेकिन ये बताओ तुम लोग गेट के इतने पास क्यों बैठे हो। सोंगी कहती है, सबसे पहली बात तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, मैं भी एक हंटर हूँ। ये सुनकर चीफ शॉक हो जाता है और वो कहता है, तुम भी हंटर्स की टीम में हो। सोंगी कहती है, हाँ। यहाँ पर चीफ समझ जाता है कि संग जिनवू अकेला ही गया है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो चीफ वहाँ से चले जाता है। तभी जिनवू रेड से बाहर आते हुए जिनो से कहता है, कल कुछ है तो नहीं, क्योंकि कल छुट्टी मारते हैं। जिनो कहता है, कल एक गेट रिजर्व तो है, लेकिन चलो मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ। जिनो यहाँ पर उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये चीज करना पैसों की बर्बादी ही होगी। जिनो कहता है, मैं उस गेट को 2 दिन तक रख सकता हूँ। जिनवू कहता है, अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी चलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों की बातें छुप कर कोई सुन रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चॉय एक बुरा सपना देखकर नींद से जाग जाता है। तभी वो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट उठाते हुए कहता है, अब ये चीज करने का समय आ गया है। अगला सीन रात का होता है जहाँ पर जिनवू और जिनहो की सारी रेड कंप्लीट हो चुकी है। सबके चले जाने के बाद जिनवू के पास चीफ आता है। चीफ जिनवू के पास जाता है और वो उससे कहता है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर संग जिनवू, मैं हूँ व्हाइट टाइगर गिल्ड से सैंग मिन, और क्या अभी हम कुछ बातें कर सकते हैं। इसके बाद वो चीफ और जिनवू एक कैफे में जाते हैं। चीफ जिनवू को बताता है कि हमारा व्हाइट टाइगर गिल्ड इस पूरी कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट गिल्ड है, इसीलिए हम लोग हमेशा कमाल के लोगों को ढूंढते ही रहते हैं। मैं यहाँ पर सीधा काम की बात पे आता हूँ। हम आपको दुगना पेमेंट करेंगे जितना वो यूजिन कंस्ट्रक्शन पे कर रहा है आपको। इसके बदले में आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको बस व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करना है। यहाँ पर सैंग मिन मनी मन सोच रहा होता है, पैसा तो अच्छे को हिला देता है, ऊपर से ये लड़का तो ऑफर को मंजूर कर ही लेगा। जिनवू यहाँ पर सैंग मिन से व्हाइट टाइगर गिल्ड की वैल्यू पूछता है। ये सुनकर सैंग मिन हिचकिचाते हुए बोलता है, यही कुछ 50 बिलियन। ये सुनकर जिनवू कहता है, तो क्या तुम मुझे पूरी बिल्डिंग दे सकते हो। इस पर सैंग मिन कहता है, मुझे समझ नहीं आया कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। जिनवू यहाँ पर उसे सीधा बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उसे 30 बिलियन के साथ साथ एक बिल्डिंग भी ऑफर करी है, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पूरी बिल्डिंग तो दे ही सकते हो। ये सुनकर सैंग मिन कहता है, इसके लिए तो मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी पड़ेगी। तंग जिनवू कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चलता हूँ। जिनवू के जाने के बाद सैंग मिन सोचता है, मुझे पहले ही पता कर लेना चाहिए था कि आखिर इसको जिन्हो ने कितना ऑफर करा था। लेकिन जिनवू जाते जाते उससे कहता है, तुम्हें आखिर मेरे बारे में पता कैसे चला, क्या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। ये कहकर जिनवू वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पर संगमिन के मुंह पर एक मार्क आ जाता है। ये चीज देखकर सैंगमिन की फट जाती है और वो मनी मन कहता है, ये सच में सेकंड अवेकनर है। सो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि यूजिन वालों ने इसको इतना पे करा। ये कहता ही वो जिनवू से माफी मांगता है उसके ऊपर नजर रखने के लिए और पीछे देखने लगता है, बट जिनवू से कहता है पीछे मत देखना। इसके बाद सैंगमिन जिनवू को बताता है कि कोई ऐसा आदमी है जो कि डंजन्स को मोनोपोलाई कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने नए बंदों को ट्रेन नहीं कर पाते हैं और हमारे रूल और रेगुलेशन की वजह से इन नए लोगों को डंजन्स में भी नहीं भेजा जा सकता। इसके बाद वो बताता है कि गेट के रिगार्डिंग डील करने के लिए सैंगमिन ने उस बंदे के ऊपर नजर रखना चालू करा जो कि उन डंजन्स को खरीद रहा था और उसी रीजंस की वजह से उसे जिनवू के बारे में पता चला। यहाँ पर जिनवू अभी भी छुपा हुआ है और वो सैंगमिन से कहता है, और कितने लोग अभी मेरे बारे में जानते हैं। सैंगमिन कहता है कि बस मैं और जो आदमी बाहर खड़ा है बस वही। जिनवू उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बारे में जाने और अगर फ्यूचर में मेरे बारे में कभी भी अफवाह उड़ी तो सबसे पहला शक मेरा तुम्हारे ऊपर ही होगा। सैंगमिन कहता है, ये रिपोर्ट तो मुझे अपने गिल्ड वालों को फिलहाल देनी होगी, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं शांत रहूंगा। जिनवू उसे थैंक्स कहता है और जिनवू वहीं बैठा होता है। जिनवू से कहता है, लगता है हमारे सभी सी रैंक डंजन को खरीदने की वजह से तुम्हें दिक्कत हुई है, इसलिए इन सब चीजों के लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ये कुछ दिन और चलने वाला है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने नए बंदों को ट्रेन कैसे करेंगे। जिनवू अब यहाँ पर उसको एक डील देता है। जिनवू कहता है कि एक काम करते हैं, अभी हमारे पास 3 सी रैंक डंजन है, अगर तुम्हें उसे लेना है तो लो, नहीं तो बाहर में जाओ। इस पर सैंगमिन जिनवू से प्राइस पूछता है। जिनवू बताता है कि हर एक डंजन 3 मिलियन का है। सैंगमिन कहता है 3 मिलियन, भैंस की पूंछ। सैंगमिन ये बताता है कि एक सी रैंक डंजन में बस माना क्रिस्टल भी 2 मिलियन तक ही होते हैं, कम से कम थोड़ा तो डिस्काउंट दो। जिनवू इस बात पर तुरंत मान जाता है और वो कहता है चलो ठीक है, डील हुई। जिनवू ने यहाँ पर एक डंजन को 2 मिलियन में बेचा है। जिनवू कहता है आज के आज पैसे ट्रांसफर कर देना बैंक अकाउंट में, और हाँ वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, एक काम करो अपनी आंख बंद करो और मुंह खोलो। जिनवू यहाँ पर उसे हीलिंग पोशन पिलाता है जिससे उसका घाव भी ठीक हो जाता है। इस पर सैंगमिन कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अब मेरे ऊपर भरोसा करने लग गए,
जिन्वू कहता है हाँ, अगर तुम मेरे बारे में किसी को बताओगे नहीं तो। इसके बाद अगला सीन सुबह का होता है जहाँ पर जिन्हो जिन्वू को बताता है कि अकाउंट में 6 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन ये बताओ कि तुमने इतने महंगे में डंजन्स को बेच कैसे दिया जबकि हम उसे कैंसिल करने वाले थे। जिन्वू कहता है ये बस एक सीक्रेट है। अगला सीन होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का। यहाँ पर इस आदमी को पता चलता है कि इनके एरिया में सी रैंक डंजन खाली थे, मतलब इसके पैसे वेस्ट हो गए क्योंकि यूजिन कंस्ट्रक्शन वालों ने इस दिन कोई भी सी रैंक डंजन नहीं खरीदा है। अब यहाँ पर सैंगमिन सोच रहा होता है कि सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेशन में फेल हुआ और दूसरा बिजनेस में। तभी उसको जिन्वू का मैसेज आता है, इस चीज से हमारा हिसाब बराबर हो गया, अब मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे ऊपर कभी भी स्पाई करा था। अब पता नहीं क्यों यहाँ पर इस मैसेज को देखने के बाद ये बंदा खुश है। जिन्वू यहाँ पर कार चलाते हुए सोच रहा होता है तो एक जॉब चेन क्वेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मजा आने वाला है। सो बडीज, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है एंड, जो कि सिटी से काफी दूर आ चुका है और वो सिटी से दूर अपने जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए आया हुआ है। वो बताता है कि उसको ये क्वेस्ट तब मिला था जब वो लेवल 40 में पहुंचा था। वो ये भी बताता है कि ये वाला क्वेस्ट बाकी क्वेस्ट से अलग है क्योंकि इस वाले क्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसी के साथ वो यहाँ पर ये चीज डिसाइड कर सकता है कि उसको कब ये क्वेस्ट स्टार्ट करना है, लेकिन वो कहता है इस क्वेस्ट को पूरा करके शायद उसको प्रोफेशनल स्किल्स भी मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर जिन्वू उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको एक्सेप्ट करते ही एक बहुत कूल सी ट्रांजिशन के साथ गेट ओपन होता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये गेट बाकी डंजन गेट से काफी अलग है। जिन्वू यहाँ पर कहता है कि उसने डेली क्वेस्ट पूरा नहीं करा है, इसीलिए वो डंजन से बाहर आने के बाद उस क्वेस्ट को पूरा करेगा और इसी के साथ वो एंट्री कर लेता है उस डंजन में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये बंदा, ये कौन है ये बात हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद अगले सीन में जिन्हो अपने फादर के साथ चुपचाप बैठा हुआ है। तभी एक आदमी अंदर आता है और जिन्हो के फादर उससे कहते हैं तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो जिनसंग। यहाँ पर जो जिनसंग है वो जिन्हो का बड़ा भैया है। इसके बाद अगला सीन जिन्वू का होता है। चलते चलते वो यहाँ पर सोच रहा है कि ये डंजन भी बाकी डंजन की तरह ही एकदम ऑर्डिनरी है। तभी यहाँ पर जिन्वू को उसके सिस्टम से ये बात पता चलती है कि वो इस डंजन के अंदर फुल रिकवरी और पोशन का यूज नहीं कर पाएगा और इसी के साथ ही साथ वो इस डंजन से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक वो इस क्वेस्ट को पूरा ना कर दे। तभी यहाँ पर जिन्वू को किसी के चलने की आवाज आती है और उस आवाज को सुनते ही जिन्वू अपने इन्वेंट्री से एक वेपन निकाल लेता है, जहाँ पर जिन्वू के सामने एक चीज आती है। जिन्वू का एनिमी है आर्बर टाइप मॉन्स्टर। उस मॉन्स्टर के सामने आते ही जिन्वू उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ा उस मॉन्स्टर के ऊपर। तभी वो मॉन्स्टर मौका मिलता है जिन्वू के ऊपर एक बहुत फास्ट अटैक करता है, जिससे कि जिन्वू पीछे धकेला जाता है, लेकिन वो फिर से भागते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है और अटैक करता है, लेकिन अभी भी उसकी ब्लेड आर्मर को काट नहीं पा रही। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर एक के बाद एक रैपिड अटैक करे जा रहा है और जिन्वू सोचता है कि एक मॉन्स्टर जिसके पूरे शरीर पे एक खतरनाक आर्मर है, बट सडनली यहाँ पर जिन्वू को उस स्नेक की याद आती है जिससे वो पहले लड़ा था, जिसके बाद वो समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को कैसे हराना है। जिसके बाद वो अपने हाथों से ही उस मॉन्स्टर की हेलमेट को हटा के उसे खत्म कर देता है, लेकिन उसको हराने के बाद जिन्वू सोचता है कि उसने अपनी फेटल स्ट्राइक बेकार कर दी और अभी उसकी माना पावर और इंजरीज रिकवर भी नहीं होंगी। बट तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, वो भी सेम दिखने वाले। इसके बाद अगला सीन जिन्हो का होता है। जिन्हो के फादर उससे पूछते हैं आखिर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो जिन्हो, क्या बात है। इस पर जिन्हो कहता है उसे कुछ नहीं हुआ। तभी जिन्हो के फादर कहते हैं गिल्ड की प्रोग्रेस कैसी चल रही है जिनसंग, मैंने सुना है कि एस रैंक हंटर्स ने तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया। जिनसंग कहता है हाँ, मिन ब्यूंग और चाहे इनने मना कर दिया हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने से, लेकिन इस चीज से हमारे प्लान पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम यूरोप और मिडल ईस्ट के हंटर से भी बात कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि अगर हम उनको अच्छा खासा पैसा देंगे तो वो हमें जरूर ज्वाइन करेंगे। वैसे उनमें से एक और हंटर है जिसका नाम है डोंगसू। जिन्हो के फादर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद जिनसंग जिन्हो से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्योंकि तुम सी रैंक की रेड मिशन ज्यादा प्राइस में खरीद रहे हो और ये कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी अचीवमेंट्स बढ़ जाएं। वैसे अगर तुम ये काम मजे के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना मेरे रास्ते में मत आना। ये सारी बातें जिन्हो चुपचाप सुन रहा होता है और वो यहाँ पर काफी डरा हुआ भी है। वो मनी मन कहता है मेरे भाई को नहीं पता कि जिन्वू कितना पावरफुल है, जिन्वू की पावर से मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। इसके बाद अगला सीन जिन्वू का होता है जो कि डंजन के अंदर आर्मर मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा है और वो भी बिना किसी वेपन का यूज किए हुए, वो भी हैंड टू हैंड। जहाँ पर एक आखिरी मॉन्स्टर को मार के वो सोचता है वो काफी थक गया है नॉन स्टॉप फाइट करते हुए, लेकिन तभी यहाँ पर एक नया एनिमी जिन्वू के ऊपर स्टेल्थ एबिलिटी का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जिन्वू बहुत ज्यादा सतर्क होता है और वो अपनी डैगर की हेल्प से उसको खत्म कर देता है। जिन्वू के नए एनिमीज होते हैं ये मेज,
जो कि फ्लैश मैजिक का यूज कर रहे हैं। जिन्वू यहाँ पर सोचता है कि अभी तक वो जितने भी डंजन्स में लड़ा है, यहाँ पर वो उन सभी के मिक्सचर से लड़ रहा है, इसीलिए उसे अलग अलग एनिमीज से लड़ने के लिए अपनी अलग अलग एबिलिटीज का यूज करना होगा, जैसे कि स्ट्रेंथ का यूज आर्मर वाले मॉन्स्टर के लिए, परसेप्शन का यूज असैसिन्स के लिए और एजिलिटी का यूज आर्चर्स के लिए। जिन्वू की यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेज से लड़ना, क्योंकि जिन्वू को उसे इंटेलिजेंस की मदद से हराना पड़ेगा और सैडली यहाँ पर जिन्वू के पास उतनी इंटेलिजेंस है नहीं। जिन्वू यहाँ पर बहुत देर से फाइट कर रहा है, इसलिए उसका सिस्टम उसे बताता है कि अब वो बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि उसका फटीग यानी थकावट का लेवल 65 पहुंच गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन होता है चोए के गिल्ड का, जहाँ पर वो अपने टॉप क्लास हंटर्स के साथ है एंड यहाँ पर ये लोग किसी फाइट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगला सीन फिर से जिन्वू का होता है, जहाँ पर उसने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया है और वो काफी थक भी चुका है। और मॉन्स्टर को हराने के बाद जिन्वू उन मॉन्स्टर्स के आइटम भी ले लेता है, जैसे कि उन आर्मर मॉन्स्टर से उनका आर्मर, और ये आर्मर इनविजिबल भी हो जाता है। जिन्वू ये भी बताता है कि उसका थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है और उसने कई आइटम्स भी जमा कर लिए हैं। ये सब करने के बाद जिन्वू उस डंजन के अंदर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जिन्वू को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो खुद से कहता है, मैं नहीं जानता कि अंदर जो मॉन्स्टर है वो कितना पावरफुल होगा। वेल, उसको बिना हराए मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता, इसलिए मुझे उसकी तोड़ देनी होगी। गेट को खोलते ही उसको एक हाई प्रेशर वाली हवा फील होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसको एक अलग ही एनर्जी फील होती है। अंदर जाते ही वो देखता है कि वहाँ का स्ट्रक्चर एक किंग के हॉल जैसा होता है। तभी यहाँ पर जिन्वू का ओपोनेंट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जिन्वू कहता है, मुझे यहाँ पर सेम डबल डंजन वाली फीलिंग आ रही है। तभी हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम है नाइट कमांडर इग्रिस, और यहाँ पर इसका नाम रेड कलर में लिख रखा है, यानी ये मॉन्स्टर एक खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि जिन्वू के पावर के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन्वू के पलक झपकते ही इग्रिस उसकी तरफ बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। जिन्वू को यहाँ पर पता भी नहीं चलता और इग्रिस उसके आसपास के खंभों को ऐसे काट देता है जैसे कि वो पेपर हो। इसी के साथ वो जिन्वू को उठाकर दूर पटक देता है। इसके बाद इग्रिस जिन्वू के पीछे वाली दीवारों को चकनाचूर कर देता है। अब इग्रिस को सामने देखकर जिन्वू की भी फट जाती है। तभी इग्रिस जिन्वू के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, जिसके बाद जिन्वू उड़ते उड़ते दूर जाके गिरता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल भी लेता है। जिन्वू यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा आर्मर पहनने के बावजूद भी ये इतना फास्ट मूव कैसे कर रहा है। जिन्वू यहाँ पर इग्रिस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता, क्योंकि इग्रिस उसके सभी अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है। इग्रिस अपनी ब्लेड से जिन्वू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू अपनी ब्लेड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन इग्रिस जिन्वू को पीछे धकेल देता है। जिन्वू यहाँ पर ये सोचता है कि वो अपने डैगर से इग्रिस के आर्मर को नहीं काट सकता। इसी के साथ अब उसको खुद के ऊपर डाउट भी हो रहा है, क्या वो इग्रिस को हरा भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इग्रिस उसके इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। जिन्वू यहाँ पर अब अपने डैगर को अपने इन्वेंटरी के अंदर वापस रख देता है और वो अब इग्रिस से अपने मुक्कों से लड़ने की सोच रहा है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जिन्वू को देखने के बाद इग्रिस भी अपने सारे वेपन फेंक देता है। अगला सीन होता है गुनही का। गुनही यहाँ पर कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर चीफ वू आके उनसे कहते हैं, आप घर नहीं जा रहे। गुनी बताता है कि उसको कुछ काम है, इसलिए वो सोच रहा है कि वो आज के दिन यही रुक जाएगा। अब यहाँ पर चीफ वो गुनही को बताते हैं कि फाइनली वो चीज स्टार्ट हो चुकी है। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट गुनही को चॉय का कॉल आता है। चॉय उनसे कहता है, थैंक यू कि आप एग्री हुए इस मिशन के लिए। गुनही कहते हैं, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम ही बार बार जेजू आइलैंड के बारे में मेंशन कर रहे थे मुझे। इसके बाद गुनी ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हुई तो वो खुद अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। चॉय बताता है कि जेजू आइलैंड सबसे खतरनाक आइलैंड है, लेकिन तब भी उनको ये वाला मिशन पूरा करना है। अगला सीन फिर से जिन्वू वर्सेस इग्रिस का होता है। इग्रिस यहाँ पर जिन्वू के ऊपर इतना फास्ट अटैक करता है कि जिन्वू को कुछ पता नहीं चलता और वो जमीन के अंदर धंस जाता है। इसके बाद वो जिन्वू को उठा के बगल वाले दीवार में पटक देता है, जिसके बाद वो भागता है। जिसके बाद वो जिन्वू को रैपिड पंचेस करता है। वो जिन्वू के ऊपर बहुत पावर के साथ पंचेस करता है। वो इतने पंच करता है कि जिन्वू के पीछे जो दीवार होती है वो भी टूट के गिर जाती है, लेकिन जिन्वू अपने आप को जैसे तैसे करके बचा ही लेता है। पर उसने अपने वाइटैलिटी के 500 पॉइंट्स कटवा लिए हैं। वो तो अच्छा था कि उसने आर्मर पहन रखा था, और अगर जिन्वू ने आर्मर पहना नहीं होता तो वो अभी मर चुका होता। यहाँ पर जिन्वू सोच रहा है कि बिना स्वॉर्ड के भी इग्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जिन्वू अपनी डैश स्किल को एक्टिवेट करता है और इग्रिस की तरफ बहुत स्पीड में भागता है, और वो फाइनली इग्रिस को एक पंच भी करता है, जिससे इग्रिस पीछे धकेला जाता है। लेकिन इसके बाद जिन्वू उसको एक भी पंच नहीं कर पाता, क्योंकि इग्रिस उससे कई ज्यादा फास्ट है। इग्रिस से उल्टा यहाँ पर जिन्वू को पटके जा रहा है। इसके बाद इग्रिस और जिन्वू की हैंड टू हैंड बैटल चलती है, और वो कई देर तक। इसी फाइट के बीच में जिन्वू को एक मौका मिलता है इग्रिस के गले पर अटैक करने का। इस अटैक को खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि इग्रिस बेहोश होने वाला है,
लेकिन वो बेहोश नहीं होता। इनफैक्ट इग्रिस को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिन्वू को उठा उठा के पटकता है। मतलब ऐसा समझो कि इग्रिस जिन्वू को पकड़ता है, आगे फेंकता है, फिर पीटता है, फिर आगे फेंकता है, फिर पकड़ता है, फिर पीटता है, और यही सेम चीज वो कई बार उसके साथ करता है। यहाँ तक कि इग्रिस जिन्वू को दीवारों पर घसीट घसीट के मार रहा है। मतलब हाँ, जिन्वू को यहाँ पर रगड़ा जा रहा है, वो भी अच्छे से। अब यहाँ पर अगला सीन जिन्वू के घर का होता है। जिन्वू की बहन ने यहाँ पर जिन्वू के लिए खाना बना के रख दिया है और उसके ऊपर एक प्यारा सा नोट भी डाला है। और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग शो करना चाह रहे हैं कि जिन्वू अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले सीन में जिन्वू की मॉम को भी दिखाया जाता है। एनीवेज, इसके बाद अगला सीन फिर से इग्रिस और जिन्वू का होता है। यहाँ पर जिन्वू ने इतनी मार खाई है कि अब वो कुर्सी पे चुपचाप आराम से बैठा हुआ है और इग्रिस उसके सामने खड़े होके उसके हिलने डुलने का वेट कर रहा है। ऐसा लग रहा था, लेकिन इग्रिस अपनी तलवार को अपने पास बुलाता है। इग्रिस जैसे यहाँ पर जिन्वू के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक करता है, जिन्वू अपने हाथों से उसके ब्लेड को रोक देता है। जिन्वू उठते हुए इग्रिस से कहता है, ससुर के नाती मैं हारा नहीं हूँ अभी तक। जिन्वू अपने डैगर को निकालने के साथ ही इग्रिस के गले पे अटैक करता है। इसके बाद वो इग्रिस को घसीटते हुए पीछे ले जाने लगता है, लेकिन इग्रिस जिन्वू के डैगर को अपने गले से निकाल लेता है, जिसे देखते हुए जिन्वू अपना दूसरा डैगर निकालता है और वो इस डैगर को उसके अंदर और अंदर तक घुसाता है। अब यहाँ पर जिन्वू रेज मोड में आ चुका है और वो लगातार इग्रिस के ऊपर अपने डैगर से अटैक करते जा रहा है और फाइनली यहाँ पर जिन्वू इग्रिस को डिफीट कर देता है। उसको हराने के बाद जिन्वू सोचता है कि उसकी किस्मत ने आज उसका साथ दिया, क्योंकि स्किल, स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस के मामले में इग्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर जिन्वू का सिस्टम उसको 4 रिवॉर्ड देता है। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स, उसके बाद इग्रिस का ये वाला हेलमेट, और ये हेलमेट एक S रैंक हेलमेट है। इस हेलमेट के हेल्प से 15% डैमेज कम हो सकते हैं। तीसरा रिवॉर्ड होता है स्टोन रूलर्स हैंड, और ये चीज क्या है ये जिन्वू को भी नहीं पता। और फोर्थ रिवॉर्ड होता है ये टेलीपोर्टेशन स्टोन। जिन्वू सोचता है कि ये टेलीपोर्टेशन स्टोन इन्वेंटरी में वापस नहीं जा सकती, तो ये चीज इसको अभी क्यों मिली। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्वेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ। तभी सडनली यहाँ पर उसको एक ऐसे पोर्टल से दिखने लगते हैं। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि वो जितनी देर तक यहाँ पर सर्वाइव कर लेगा उसको उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद उन पोर्टल्स के अंदर में से ये मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं जो जिन्वू को पहले मिले थे, और अब यहाँ पर जिन्वू भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है। इसके बाद अगला सीन होता है चोए के ग्रुप का, जो कि एक हेलीकॉप्टर में बैठ के जेजू आइलैंड की तरफ रवाना हो चुका है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जिन्वू की तरफ, जहाँ पर उन पोर्टल्स के अंदर में से अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर निकलते जा रहे हैं। जिन्वू यहाँ पर स्टेल्थ का यूज करता है, लेकिन मेज की एबिलिटी उसको ऐसा करने से रोक देती है। तभी सडनली यहाँ पर एक मॉन्स्टर जिन्वू के पीठ पे अटैक कर देता है। जिन्वू देखता है कि अभी तक यहाँ पर बस 5 ही मिनट बीते हुए हैं, जहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करने वाला होता है कि तभी उसके हाथ पर एक मॉन्स्टर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन नीचे गिर जाता है। एंड अब यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हैं। वेल, जिन्वू के साथ इन लोगों से मार खा रहा है। यहाँ पर जिन्वू सोच रहा है कि उसने अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन खो दिया है और उसके पास अभी टाइम नहीं है कि वो उसको बैठ के ढूंढे। अब यहाँ पर वो बस एक ही तरीके से सरवाइव कर सकता है, और वो है इन लोगों को हराकर। इसके बाद यहाँ पर ये मॉन्स्टर जिन्वू की तरफ आगे बढ़ते हैं और जिन्वू भी इन्हें एक एक करके मारने लगता है। जिन्वू यहाँ पर बताता है कि वो अपने स्टेल्थ और मर्डरस इंटेंट का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्टेमिना पीक पे पहुंच चुका है। लेकिन वो खुद से कहता है कि वो अभी गिव अप नहीं कर सकता, जिसके बाद वो नाइट्स में बहुत सारे घूसे मारता है। यहाँ पर जिन्वू इन मॉन्स्टर को बहुत अच्छी फाइट दे रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोचता है सबसे नीचे होना क्या होता है ये बात मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, लेकिन मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा पाने की तलाश में रहता हूँ। अब यहाँ पर जिन्वू उन मॉन्स्टर्स से अपने हाथों से फाइट कर रहा है, इसलिए अब उसके हाथों से भी खून जा रहा है। जिन्वू को अब यहाँ पर हल्की हल्की बेहोशी फील हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसका स्टेमिना कम हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर जिन्वू को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जब सभी लोग मिलकर जिन्वू को दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर बुलाया करते थे, और इन बातों को याद करके यहाँ पर जिन्वू अपना फोकस खोने लगता है, जिस चीज का फायदा यहाँ पर ये मॉन्स्टर भी उठाते हैं और जिन्वू के ऊपर 2 बार अटैक भी करते हैं। जिन्वू को यहाँ पर ऐसा लगता है कि मिस्टर सॉन्ग उसके पास आकर उससे कह रहे हैं अब बस बहुत हो गया है, अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। इसी के साथ उसको जूही भी दिखाई देती है, जो कि उससे सेम यही बात कहती है। अब यहाँ पर जिन्वू का पुराना वाला वर्जन भी आ जाता है, जो कि उससे कहता है तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो। वैसे भी तुम इतनी मैथ क्यों कर रहे हो इतनी खतरनाक चीज को लेकर। वैसे क्या तुम्हें याद है कि तुम एक E रैंक हंटर हुआ करते थे, अब देखो खुद को कितने आगे आ चुके हो। मतलब यहाँ पर जिन्वू का पुराना वाला वर्जन उसकी बेइज्जती कर रहा है। इसके बाद अगला सीन होता है प्रेसिडेंट के ऑफिस का। वो बताते हैं कि जब जेजू आइलैंड के ऊपर 3rd रेड पड़ी थी तब वो वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि उनकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। इसके बाद वो चीफ वू की तरफ देखकर कहते हैं तुम बताओ। चीफ वो बताते हैं कि वो 3rd रेड में थे, वो भी सिक्योरिटी टीम के साथ। इसके बाद प्रेसिडेंट बताते हैं उस रेड के अंदर जेजू आइलैंड पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई, और जिन लोगों ने वहाँ पर सरवाइव किया तब से लेकर वो चीज उनके दिमाग में बुरे सपने की तरफ बैठ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि उन हंटर्स को अब ये चीज भूल जानी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इसके बाद अगला सीन फिर से जिन्वू का ही होता है, जहाँ पर उसका पुराना वाला वर्जन
उसकी बेइज्जती करे जा रहा है। पुराना जिन्वू अभी के जिन्वू से कहता है, मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, मैं कितना लंबा हो चुका हूँ और मेरी बॉडी कितनी अच्छी दिख रही है, और जरा ये तो देखो मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। लेकिन इन सारी चीजों का फायदा ही क्या, मैं अभी भी अंदर से कमजोर ही हूँ और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से मरने वाला हूँ। तभी यहाँ पर जिन्वू के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है एंड इसके बाद पुराना वाला जिन्वू उससे कहता है, तुम अभी तक इस दुनिया में अपनी जगह नहीं पहचान पाए। अब यहाँ पर जिन्वू अपने पुराने वाले वर्जन को शटअप कहता है और उन मॉन्स्टर के अटैक से डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जिन्वू का सर पकड़कर उसे जमीन में दे मारता है एंड इस हमले से जिन्वू का बहुत सारा ब्लड लॉस भी होता है। अब यहाँ पर जिन्वू को खुद के ऊपर फिर से सेल्फ डाउट होता है। तभी यहाँ पर उसको पुराना वर्जन उससे कहता है, देखा यही होता है जब तुम बेफालतू की हीरोपंती दिखाते हो, तो अब खुद देख लो मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। जिन्वू यहाँ पर सोचता है क्या उसके साथ अभी वही चीज होने वाली है फिर से जो कि उसके साथ डबल डंजन में हुई थी। अब जिन्वू यहाँ पर मरने की हालत में होता है, लेकिन उसका सिस्टम उसे कहता है तुम्हारा डेली क्वेस्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अगर नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। एंड यहाँ पर उसके इस क्वेस्ट का टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला होता है और साथ ही में यहाँ पर ये मॉन्स्टर जिन्वू को खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वू का पुराना वर्जन उससे कहता है, लगता है ये सिस्टम तुम्हें अभी भी मरने नहीं देगा। ओके तो फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, जिन्वू का सिस्टम उसको एज अ पेनल्टी किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद अगली सीन में जिन्वू एक पेनल्टी जोन में होता है। यहाँ पर आते ही जिन्वू सोचता है, अच्छा हुआ कि आज का क्वेस्ट मैंने पूरा नहीं किया, मेरी जान बच गई। अब यहाँ पर जिन्वू सोच में पड़ जाता है, क्या उसे पेनल्टी मिली है या फिर उसके सिस्टम ने उसे जानबूझ के बचाया है। अब यहाँ पर जिन्वू अपने स्टोर में से 3 पोशन पीता है जिससे उसकी एनर्जी वापस रिकवर हो जाती है। इसके बाद वो एक और पोशन पीता है, लेकिन इसी के साथ वो एक नोटिफिकेशन भी पढ़ता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि अगर वो एक बार बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया तब वो चाहे कितने भी पोशन पी ले अपनी एचपी नहीं बढ़ा सकता। तब उसके पास बस 2 ही ऑप्शन बचते हैं, पहला नेचुरल तरीके से हील होना और दूसरा अपना लेवल अप करके हील होना। तभी वो देखता है कि उसके सामने उस पेनल्टी जोन के बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और अब यहाँ पर उसको 4 घंटे तक इनके बीच सरवाइव करना है। लेकिन इस बार यहाँ पर जिन्वू इनसे बच के भागता नहीं है और इनको तगड़े वाले डैमेज देने लगता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तब उसका और भी ज्यादा लेवल अप होगा। इसके बाद अगला सीन जिन्वू के घर का होता है। यहाँ पर उसकी बहन आधी रात को जग जाती है क्योंकि उसको एक बुरा सपना आया हुआ होता है। अब जैसे ही वो लिविंग रूम में जाती है वो देखती है कि उसका भाई जिन्वू अभी तक घर वापस नहीं आया। जिन्हा को ऐसा लग रहा है कि जिन्वू ने कोई गर्लफ्रेंड बना ली, लेकिन असलियत तो हम जानते हैं ना। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू का बहुत आराम से यहाँ पर लेवल अप हुए जा रहा है और जिन्वू ने वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। इसलिए वो कहता है लेवल अप करके हील करने का तरीका ज्यादा आसान है। यहाँ पर उसके पास अभी भी 10 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए वो सोचता है कि अपने वेपन्स को ठीक कर लिया जाए। इसीलिए वो स्टोर पे जाके एक नाइट किलर स्वॉर्ड खरीद लेता है और यहाँ पर ये स्वॉर्ड तुम आराम से देख सकते हो, बहुत फेमस स्वॉर्ड है ये स्वॉर्ड यहाँ पर 25% ज्यादा डैमेज देती है आर्मर्ड मॉन्स्टर्स को। ये स्वॉर्ड थोड़ी महंगी है लेकिन खैर अच्छी भी है। इसके बाद वो अपने हाथ में एक रून स्टोन भी देखता है जो कि उसे इग्रिस को मार के मिली थी। इस स्टोन को यहाँ पर यूज करने के बाद उसकी एक नई स्किल अनलॉक हो जाती है जिसका नाम है रूलर्स हैंड। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस स्किल को यूज करने में जिन्वू का कोई भी माना यूज नहीं होगा। वैसे इस वाली स्किल के हेल्प से जिन्वू यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसको मैनिपुलेट कर सकता है। वैसे ये सेम एबिलिटी इग्रिस भी यूज किया करता था। जिन्वू यहाँ पर इस वाली स्किल का यूज करने की सोचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो इस स्किल का यूज बड़े मॉन्स्टर्स पे नहीं कर सकता। एट लास्ट जिन्वू यहाँ पर कहता है, मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया और अब मैं तैयार हूँ, बाकी जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा। अगले सीन में जिन्वू फिर से उसी डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है एंड वो यहाँ पर नोटिस करता है कि उन मॉन्स्टर्स का नंबर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अगला सीन चोए और उसकी गिल्ड का होता है। यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि वो जेजू आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं। चोए चाहे से कहता है, मैं जानता हूँ कि ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है, लेकिन चाहे कहती है कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि मैं 3rd रेड के टाइम पे एक हंटर नहीं थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कैसा फील करते होंगे गिल्ड मास्टर। जहाँ पर इनका पायलट बताता है कि उसको माना के मल्टीपल सोर्स डिटेक्ट हो रहे हैं जो कि पानी से आ रहे हैं। अगला सीन फिर से जिन्वू का होता है जहाँ पर वो नाइट किलर का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को बहुत आराम से मार रहा है। जिन्वू अब यहाँ पर कुछ अजीब सा फील करता है। वो खुद से कहता है, इतने मॉन्स्टर को मारने के बाद भी मेरा लेवल अप क्यों नहीं हो रहा। वो कुछ मेजेस को भी देखता है जो की अटैक नहीं कर रहे होते क्योंकि अटैक तो बस ये नाइट्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिन्वू को पता चल जाता है कि जो ये मेजेस हैं वही नाइट्स को समन कर रहे हैं, इसलिए अब उसका मेन टारगेट यहाँ पर मेज होना चाहिए। जिन्वू यहाँ पर ठीक ऐसा ही करता है और अपनी स्वॉर्ड को उस मेज की तरफ फेंकता है जिससे कि वो मेज मर जाता है। उस मेज को मारते ही वहाँ पर बाकी के मॉन्स्टर भी कम हो जाते हैं, जिससे जिन्वू समझ जाता है कि उसे अब बाकी बचे हुए मेजेस को मारना है। लेकिन ये मेजेस यहाँ पर छुपे हुए होते हैं, इसलिए जिन्वू को यहाँ पर उन नाइट्स को मारकर मेजेस को ढूंढना पड़ रहा है। अब यहाँ पर जिन्वू उन मेजेस को ढूंढ कर उन्हें मार रहा होता है, लेकिन बाकी के बचे हुए मेजेस अपने मैजिक का यूज करके गोलम बना देते हैं। लेकिन जिन्वू यहाँ पर अपनी बुद्धि चलाता है। वो सोचता है कि इन गोलम्स पर अटैक करने से अच्छा है कि वो मेजेस को ढूंढे और उनको मारे, इसीलिए अब वो गोलम्स को डॉज कर रहा है। फाइनली अब यहाँ पर जिन्वू बचे हुए मेजेस को ही मार देता है, लेकिन वो ये चीज नोटिस करता है कि
गोलम्स अभी भी उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिनवू भी अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करता है और उस गोलम को ही मार देता है। अब यहाँ पर फाइनली सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं, जिसके बाद उसका सिस्टम उसे बताता है कि जिनवू ने यहाँ पर जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। सिस्टम जिनवू को ये नोटिफिकेशन देता है कि जहाँ भी प्लेयर जाएगा एंजल ऑफ डेथ उसे फॉलो करेगा। अब यहाँ पर जिनवू समझ नहीं पाता कि इस चीज का आखिर मतलब क्या है, बट तभी उसका सिस्टम उसे और भी कुछ बताता है। प्लेयर की यहाँ पर पावर के लिए भूख बढ़ेगी, जिसमें उसकी मदद करेंगे कुछ घोस्ट, और ये घोस्ट आएंगे शैडो आर्मी से। शैडो आर्मी प्लेयर के लिए रास्ता बनाएगी। अब जिनवू का सिस्टम उसे ये भी बताता है कि अब वो एक नेक्रोमैंसर बन चुका है। यहाँ पर नेक्रोमैंसर एक तरह की मैजिक टाइप क्लास है जो कि अनडेड मॉन्स्टर्स को एज अ सर्वेंट की तरह समन करते हैं। अब यहाँ पर जिनवू का सिस्टम उससे कहता है क्या तुम्हें ये जॉब एक्सेप्ट करनी है। जिनवू इस चीज के लिए मना कर देता है, लेकिन उसका सिस्टम उससे फिर से कहता है एक बार फिर से चेक कर लो। जिनवू को यहाँ पर एक्चुअली में क्लियर ही नहीं हुआ कि आखिर करना क्या है, इसलिए वो सोचने लगता है। अब यहाँ पर जिनवू काफी देर तक सोचने के बाद फाइनली हाँ कर देता है। इसके बाद अगला सीन होता है हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का। यहाँ पर सुबह होने वाली होती है। यहाँ पर वो कहता है अभी तक चॉय और उसकी टीम जेजू आइलैंड पे पहुंच गई होगी। प्रेसिडेंट कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। अगला सीन जिनवू का होता है, जहाँ पर उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, और अजीब से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा अजीब चीजें हो रही है। यहाँ पर जिनवू की बॉडी में से ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। ये सारी चीजें होने के बाद उसका सिस्टम उसे बताता है कि अब वो नेक्रोमैंसर से शैडो मोनार्क बन चुका है। यहाँ पर वो कुछ मरे हुए मॉन्स्टर्स को देखता है, जिनके अंदर में से उसे कुछ अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही थी। अब यहाँ पर फिर से उसका सिस्टम अपीयर होता है और उसे कहता है तुम एक कमांड वर्ड को बनाओ। जिन्हों यहाँ पर सोचता है कि वो कमांड देने के लिए क्या वर्ड चुने। यहाँ पर वो कमांड नेम सोच लेता है और उसका नाम होता है अराइज। अब जैसे वो यहाँ पर अराइज बोलता है, यहाँ पर उनकी शैडोज एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ जाती है, जो कि कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि उसकी जो नई स्किल है वो है शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज। इस वाली स्किल को यूज करने में उसका माना ड्रेन होगा, लेकिन इस चीज से वो अपनी एक शैडो आर्मी बना लेगा, और इस शैडो आर्मी को वो कहीं भी समन कर सकता है जब भी वो चाहे। लेकिन उसको यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो अच्छे से किसी चीज की शैडो एक्सट्रैक्ट करे, क्योंकि शैडो एक्सट्रैक्शन फेल भी हो सकता है, और ये चीज डिपेंड करती है टारगेट के स्ट्रॉन्गनेस पर। जिन्हों यहाँ पर सोचता है कि उसने इतने सारे शैडो एक्सट्रैक्शन कर लिए, लेकिन क्या वो एस रैंक और ए रैंक के मॉन्स्टर का शैडो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। इसीलिए अब वो इग्रिस के पास जाता है। इग्रिस के पास जाकर जिनवू कहता है अराइज, लेकिन उसका शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। जिनवू अब यहाँ पर 2 और ट्राई कर सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब खेल खत्म। लेकिन जिनवू फिर से ट्राई करता है और यहाँ पर फिर से एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो इग्रिस है वो खाली सिंहासन का प्रोटेक्टर है, इसीलिए उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट होने से मना कर रही है। जिनवू इग्रिस को यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है और वो उससे कहता है तुम एक वॉरियर हो, इसलिए मेरा साथ दो, यहाँ क्या करोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर जिनवू फिर से अराइज बोलता है, और फाइनली यहाँ पर इग्रिस की शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जिनवू की यहाँ पर ये छोटी सी आर्मी उसके सामने झुक जाती है। अगला सीन होता है चोए के गिल्ड का। यहाँ पर ये लोग एक चींटी वाले मॉन्स्टर को पकड़ देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर अब इवॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ वटीज यहाँ पर ये वाला एपिसोड होता है एंड। तुम्हें ये वीडियो